हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है रिकर्जन की। हमने पहले पार्ट 1 देख लिया है जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझी थी। रिकर्जन एक ऐसी चीज़ है जो बिगनर लेवल वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टिपिकल लगती है। मोस्टली लोग इस पर गिव अप कर देते हैं, वो डायरेक्टली रिकर्जन को छोड़कर आगे के जो टॉपिक्स एरे स्ट्रिंग है उस पर चले जाते हैं। बट एक्चुअल में अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो रिकर्जन आपको आना ही चाहिए। डीएसए के जाने कितने ऐसे टॉपिक्स होते हैं, आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, बैक ट्रैकिंग है, आप विदाउट रिकर्जन नहीं समझ सकते। रिकर्जन इसलिए नहीं पढ़ना है कि जस्ट रिकर्जन का एक टॉपिक है, बाकी भी टॉपिक आपके रिकर्जन के थ्रू समझ में आ रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा टिपिकल जाता है, उसको हमें ड्राई रन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट जब एक बार समझ में आ जाए ना तो बहुत फेवरेट हो जाता है ये। और इंटरव्यू में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जब कन्फ्यूजिंग लगता है तो सामने वाले को पता है कि अगर कन्फ्यूजिंग है और इसे आता है, इट मीन्स कि ये अच्छे से कोडिंग किया हुआ पर्सन है। यहाँ पर हम फेमस जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजन एंड गोल्ड स्नैक जैसी कंपनीज में आ चुके क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर रहे होंगे। और बेसिक जो हमने टाइप 2 था हमारा, हमने फर्स्ट में टाइप 1 समझा था डायरेक्ट रिकर्जन, जिसमें हमने टेल रिकर्जन के बारे में जाना, हेड रिकर्जन के बारे में जाना, ट्री जो रिकर्जन था उसके बारे में भी हमने जाना, यूलर वगैरह सब समझा था। अब इसमें हम इनडायरेक्ट रिकर्जन समझ रहे होंगे। आइट्रेटिव क्या है, आइट्रेटिव कब यूज़ करना है, जो लूप्स के थ्रू हम करते हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को हम रिकर्जन के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में रिकर्जन कब यूज़ करना है वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें इसलिए नहीं है जस्ट कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। इस क्वेश्चन के थ्रू जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उसकी जैसे मल्टीपल क्वेश्चन लीड कोड पे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक क्वेश्चन का आप अगर पैटर्न समझ जाते हैं, एल्गोरिदम समझ जाते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से होता है, बस आपको लॉजिक समझने की देर होती है। अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। सो विदाउट टाइम वेस्ट चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं आपके लिए, जिसमें हमने रिकर्जन नोट्स में पार्ट 2 लिया है सी प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे हमने एडवांस कुछ रिकर्जन के कंसेप्ट्स लिए हैं। एक्चुअल में रिकर्जन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें बहुत सारी एल्गोरिदम्स आती हैं जो बैक ट्रैकिंग वगैरह में भी यूज़ होने वाली हैं। तो हमने सबको तो नहीं, लेकिन जो फेमस है उनको कवर करने का ट्राई किया है। अभी मैं इसमें सबसे पहले बात करने वाली हूँ इनडायरेक्ट रिकर्जन की। हमने डायरेक्ट रिकर्जन पढ़ लिया था, हेड एंड टेल एंड ट्री वगैरह। तो इनडायरेक्ट हमारा एक ही टाइप होता है जिसमें हम फंक्शंस को कॉल करते हैं ईच अदर रिकर्सिवली, यानी कि दो फंक्शन अगर सपोज हमारे पास है तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा होगा और दूसरे फंक्शन के अंदर ही हम उस पहले फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। तो इनडायरेक्टली हम दोनों फंक्शन वो एक दूसरे को ही कॉल करते रहते हैं, कब तक, जब तक हमारी बेस कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। और बेस कंडीशन हमारा क्या काम कर रही होती है, बेस कंडीशन हमारे रिकर्जन को स्टॉप करने का काम करती है कि एक्चुअल में जो हमने रिकर्जन कॉल किया है वो कहाँ पर रुकने वाला है, वहाँ पे कहाँ कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाए कि वो रुक जाए। तो बेस कंडीशन में हम वो कंडीशन दे रहे होते हैं जब हमारे अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल रहा होता है, तो अभी हमारी कंडीशन ट्रू होती है और हमारा रिकर्जन स्टॉप हो रहा होता है। अगर हम बेस कंडीशन हटा दें तो रिकर्सिवली वो बार बार होता रहेगा और हमें एरर थ्रो हो जाएगी, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में रुकना कब है। बार बार साइमल्टेनियसली आप जब सेम टाइम पे आप कॉल देते रहेंगे तो आपके स्टैक में जो फंक्शन है वो बार बार क्रिएट होता रहेगा और फिर क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हम अपने इनडायरेक्ट रिकर्जन को डायरेक्ट अपने क्वेश्चन से समझेंगे। मैंने एक इनडायरेक्ट करके एक फाइल बनाई है जिसमें सिंपल सी का सिंटेक्स लिखा है, जितना वो फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, अपना मेन फंक्शन एंड ऑल। अब हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है कि हमारे अगर हमने कुछ फंक्शन बनाया है तो उसको रिकर्सिवली कॉल वो हम एक दूसरे फंक्शन के थ्रू कर रहे होते हैं, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे और सिमिलरली जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है वही फंक्शन हमारे दूसरे फंक्शन को अपने अंदर कॉल कर रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक गिवन नंबर है, चेक गिवन नंबर इज इवन और नॉट, इवन और ऑड, कि हम अपने क्या करने वाले हैं कि हमारे जो नंबर एक यूज़र से लेंगे, इनपुट कराएंगे, अगर वो उसे चेक कर रहे होंगे कि वो इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे हम क्या करेंगे, यूज़र से बोलेंगे प्रिंट ऑफ में एंटर अ नंबर फॉर चेक, जस्ट इतना ही लिख देते हैं, फॉर चेक, ठीक है, कि हमारा इवन है या ऑड है। एंड देन जब हमने स्कैनफ लेने वाले हैं, हम अगर हमने प्रिंट ऑफ लिया है तो हमें क्या करना है, %d, और यहाँ पर हम अपना सिंपल m% एंड एक नम नाम का वेरिएबल ले रहे होंगे जिसमें हम ना नंबर स्टोर कराने की बात करेंगे। तो ऊपर एक वेरिएबल ले लूँगी मैं यहाँ पर int num, डन, मेरे यहाँ पे वेरिएबल बन गया, इतना हमें समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, रिकर्सिव के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें फंक्शन बनाना होगा। एक बनाएंगे हम इज़ इवन नाम से, ठीक है, और उसमें पैरामीटर अपना भेज रहे होंगे हम int n, जो हमारा नंबर चेक होने वाला है। एक मैं बनाऊँगी सिंपल int इज़ ऑड नाम से, और उसमें भी मैं अपना पैरामीटर भेजूंगी एक int n, एक आर्गुमेंट जा रहा होगा इस पैरामीटर में n के, ठीक है,
इतना मेरे पास 2 फंक्शन हो गए। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर क्या लिखना है वो हम समझ रहे हैं, इस फंक्शन के थ्रू कॉल कराना है। जैसे मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या करता है, एक दूसरे को कॉल करता है, यानी कि मुझे इज इवन के अंदर से इज ऑड को कॉल कराना है। सिमिलरली इज ऑड के फंक्शन के अंदर से मुझे इज इवन को कॉल कराना है, क्योंकि इनडायरेक्टली का कंसेप्ट है। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे नंबर दिया होगा, अगर वो इवन है तो वो इवन के अंदर चेक हो रहा, अगर वो इवन नहीं है तो वहीं से एक ऑड को कॉल जाए और मेरे ऑड के अंदर उसे चेक कर रहे होंगे क्या ये ऑड है या नहीं है। तो मुझे इतना समझ में आता है कि अगर इवन और ऑड की बात करूँ तो मेरा नंबर क्या होने वाला है, मेरा जो भी नंबर होगा, सपोज मेरा एक नंबर n में मेरा डाल दिया है 5, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है क्या वो 5 है वो इवन है या ऑड है। तो मुझे इतना पता है कि मेरे पास अगर 5 जो है अगर ऑड होगा, अगर इवन में भेजना है, अगर उसमें से 5 - 1 करूँ 4 हुआ मेरा, वो इवन है, और मैं 4 - 1 करूँ क्या है वो 3 है, 3 - 1 करूँ 2। तो साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, वो कॉन्जिक्यूटिव क्या हो रहा है कि वो 1 by 1 यानी ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। और मैं जानती हूँ कि लास्ट में मेरे पास क्या मिल रहा होगा, अगर मैं -1 कर रही हूँ 1 and 0, 0 मेरा इवन है एंड 1 मेरा ऑड है। अगर मेरे पास 1 है तो मुझे ऐसा नहीं है कि कॉल करनी पड़े, डायरेक्ट अगर किसी ने एक 1 दिया है तो मैं -1 करने की जगह डायरेक्ट क्या बोल सकती हूँ, वो ऑड है। 0 क्या है उसको डायरेक्ट मैं बोल सकती हूँ इवन है, मुझे उसे चेक नहीं करना बार बार। तो मैं इसे कहीं ना कहीं बेस कंडीशन ये बना सकती हूँ। मैं और आगे अच्छे से समझाती हूँ क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर। अगर मैंने सपोज यहाँ से अपना एक इज इवन जो मेरा फंक्शन है उसको कॉल किया और उसके अंदर क्या सेंड कर दिया, नम, यानी कि जो मेरा नम है वो इवन है ऑड है चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने इवन फंक्शन को कॉल किया तो ऊपर इवन में जाएगा, ऊपर इवन में मैं चाहती हूँ कि रिटर्न हो, अगर वो इवन हो तो इवन चेक हो रहा, अगर इवन नहीं है तो वो किसको कॉल करे, इज ऑड को, और ऑड के पास क्या जाए, ऑड के पास नम ना जाए। अगर वो इवन नहीं है तो ऑड होगा, ऑड ऑड मतलब मैंने बताया ना साइमल्टेनियसली, अगर वो इवन नहीं है यानी कि 4 नहीं है तो मैं 4 - 1 करके उसे चेक कर सकती हूँ कि वो ऑड हो सकती की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं क्या कर दूंगी 9 - 1 वो n - 1, यानी कि मैं उसको एक कम नंबर वैल्यू भेज रही हूँ, किसको, अपने ऑड वाले फंक्शन को। मैंने इवन के अंदर ऑड फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब जब जैसे ही वो ऑड के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो वहाँ पर चेक करेगा, अगर वो यहाँ पर भी नहीं है तो क्या हो रहा होगा, मैंने यहाँ से फिर से कॉल दे देना इज इवन को, क्या करके n - 1 करके, यानी कि एक और वैल्यू कम। अगर वो वैल्यू नहीं है, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि सपोज मैंने नम में यहाँ पे भेजा 5, वो 5 में ऊपर गया, उसने चेक किया इवन में तो इवन नहीं था, तो उसने ऑड को क्या भेजना है, मुझे 5 - 1 भेजना है। 5 - 1 में जैसे ही वो ऑड पे गया तो ऑड में उसने देखेगा वो 4 है, तो यानी वो कंडीशन -1 कब तक चलनी चाहिए। ऐसे तो वो एक हर बार हम -1 करके अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अगर मैं बेस की बात करूँ, ये मेरा ऑड होना चाहिए 5 4 3 2 1 एंड 0। अब सपोज 0 - 1 भी हम चेक करने लगे तो नेगेटिव हमें इवन ऑड नहीं देखना, तो हमारी बेस केस ये हो सकती है कि सपोज कोई नंबर में नम इक्वल टू 1 कर रहा है तो वो क्या भेजे, उसको सीधा डायरेक्टली बोल दे आपने 1 सेंड किया इसका मतलब ये ऑड है, अगर 0 किया है तो वो सीधा क्या बोलते हैं वो इवन है। इतना हमें बेस केस में है तो हमारी जो ये रिकर्सिव कॉल है वो वहाँ पर रुक रही होगी, स्टॉप हो रही होगी। अदरवाइज वो क्या करता जाएगा, जो भी आप नम भेजोगे उसमें -1 करके एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे। इनडायरेक्ट रिकर्जन होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब आपका स्टैक ओवरफ्लो नहीं हो जाता, आपको सेगमेंटेशन एरर नहीं मिल जाता। उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल बेस कंडीशन लिखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हमें यहाँ पे कहाँ पर कॉल रोकनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेस कंडीशन लिख दूंगी कि इफ़ n इक्वल टू 0 है, अगर मेरी 0 होगी इवन के अंदर ही चेक करूँ तो मुझे क्या रिटर्न कराना है, मैंने रिटर्न करा दिया यहाँ पे 1 मेरा ट्रू होता है, यानी कि मैं ट्रू कंडीशन भेज रही हूँ कि हाँ वो 1 है, इवन है। और अगर मेरे पास सेम चीज़ मैंने इसी को कॉपी किया, अगर n इक्वल टू 1 की जगह क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, क्योंकि मेरे ऑड में मैं चेक कर रही हूँ। तो अगर वो 1 है की जगह क्या है तो मैं यहाँ पर 0 भेज दूँ, फॉल्स कंडीशन भेज दूँ कि नहीं ये जो है 1 जो है वो ऑड है। अब मैंने 1 0 क्यों लिया वो मैं बताती हूँ आपको। मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर फंक्शन को कॉल देने वाली हूँ इफ़ में के अंदर। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इफ़ अगर मेरी कंडीशन ट्रू आती है यानी कि वो है तो क्या हो जाए, printf %d इज़ इवन नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इवन नंबर बता दिया उसको, और इवन नंबर मेरा कौन सा होगा, नम। और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर एल्स में डाल दिया, ये प्रिंट इज द %d इज ऑड नंबर। ये क्या हो रहा होगा, मैंने इसी फंक्शन को कॉल दिया है यहाँ से, यानी कि जब मैं जैसे ही इवन नंबर को यहाँ से कॉल दूंगी, यहाँ पे मेरा कॉल जाएगा, तो अगर हमारा इज इवन नंबर जो नंबर यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा, यानी इधर से रिटर्न होगा इवन के अंदर से, तो मेरे पास 1 आएगा। 1 का मतलब ट्रू होता है, तो मेरी पहली वाली कंडीशन प्रिंट हो रही होगी कि आपका गिवन नंबर इवन है। अगर वो फॉल्स यानी कि अगर मेरे ऑड से ही रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न 0 होना चाहिए ताकि मेरी एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाए और ये बताए कि आपका गिवन नंबर ऑड है। ये कैसे काम करेगा समझते हैं। पहले मैं इसको रन करके देखती हूँ क्या ये वर्क कर रहा है।
सी यहाँ पर क्या हमें वार्निंग दी है, क्यों वार्निंग दी है, इन्होंने ये बताया कि हमने इवन फंक्शन के अंदर एक ऑड फंक्शन को कॉल किया है जो डिक्लेयर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको फंक्शन में बताया था कि फंक्शन को कॉल करने से पहले उससे ऊपर हमें उस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। हमने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर तो किया है, जो मैंने डेफिनेशन दी है वो वहाँ पर क्या दी है, इस ऑड की बाद में दी है, पहले यहाँ पर कॉल कर दिया है। हमारा सी का कंपाइलर कैसे काम करता है, पहले ऊपर डिक्लेरेशन होना चाहिए, देन आप उसकी डेफिनेशन वगैरह दे सकते हो। तो मुझे क्या करना होगा, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को, जैसे ऑड है मेरा तो इंट इज ऑड, मैंने उसको कॉल किया है एंड देन मैं उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगी। यहाँ पर मैंने उस सिंपल दिया, नीचे चाहे मैंने डेफिनेशन दे रखी होगी, ठीक है। तो अब वो एरर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि आपने ऊपर वाला फंक्शन ऊपर डिफाइन किया हुआ है नीचे, एंड देन वो इसमें कॉल कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगी एंड रन करके हम देखेंगे क्या आने वाला है हमारा। मैंने डाला 12, यस 12 इज़ इवन नंबर। सपोज मैंने फिर से रन किया एंड देन मैंने किया एंटर 13 एंड 13 इज़ ऑड नंबर। क्या हुआ एक्चुअल में, यहाँ पर हमने जो कॉल किया, यहाँ से नंबर हमारा सेंड कर रहे हैं, हम ऊपर जा रहा है, तो वो कब तक चल रहा है, जब तक हमारा बेस केस ट्रू नहीं हो रहा। यानी कि जैसे मेरे लास्ट में n0 हमने माइनस किया है, हमारे पास पहले नम हमने यहाँ पे सपोज 5 एंटर किया था, तो 5 - 1 4, 4 किसके पास गया, ऑड के पास, फिर 4 - 1 3, 3 किसके पास, इवन के पास। वो कब तक गया, जब तक वो जीरो वाली कंडीशन, मेरा बेस कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। अगर वो नंबर इवन नंबर के अंदर n0 कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं 1 रिटर्न करूँ, इस मतलब पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर वही n = 0 मेरा इस ऑड के अंदर ट्रू हो रहा है तो मैं उसको 0 रिटर्न करूँ, यानी कि एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो। इसको एक काम करते हैं, ड्राई रन करके समझते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो इसको ड्राई रन करते हैं पहले, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन ऐसा इवन ऑड समझने का चांस नहीं था, वो हम सबको पता है, बट हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट रिकर्जन समझना था कि एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, कि ये आपस में एक दूसरे को कैसे कॉल कर रहे हैं। अदरवाइज इवन नंबर के लिए इतना कुछ करना नहीं, हमें इतनी सारी रिकर्सिव कॉल नहीं, वो तो हम सिंपल एक फॉर लूप लगा के, सिंपल एक कंडीशन लगा कर भी सॉल्व करते। यहाँ हमारा काम क्या है कि कैसे एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं इनडायरेक्टली अंदर ही, और कैसे वापस में हमारी वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो हम इसको पहले रिकर्सिवली ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करना रिकर्सिव में बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमें समझ में आता है एक्चुअल में वो वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि रिकर्जन एक ऐसी चीज़ है जो सीधा भी काम करता है, उल्टा भी काम करता है, यानी हेड भी होता है, टेल भी होता है, तो वो चीज़ हमें समझ में आनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या था, सपोज मेरे पास एक मेन फंक्शन है, सपोज कि हमारे पास है मेन फंक्शन जिसके थ्रू हमने कॉल किया है, और हमने इफ़ के अंदर अपने इस फंक्शन को, इस इवन फंक्शन को कॉल किया है, और उसमें जो भी रिटर्न हो रहा है ट्रू एंड 1, अगर वो जो रिटर्न हो रहा है, सपोज मैं यहीं पर अपना वो लगा देती हूँ एक तरह से टर्नरी ऑपरेटर, अगर इवन हो रहा है तो मेरे यहाँ पर 1 इवन प्रिंट हो जाता है, अदरवाइज वो ऑड प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अभी हम इसके हिसाब से चलते हैं कि हमारा कैसे चलने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेगा, मेरा जैसे इवन आएगा इधर कॉल करेगा, तो मेरे n में सपोज आगे इस बार 4 मैंने लिया है, मेरे पास n की वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि यहाँ पे जो नम आया मेरे पास 4 था, तो ये चेक करेगा कि n 0 है, नहीं है, यानी कि इसने चेक तो किया मगर अंदर नहीं गया, इसने चेक कर लिया। फिर वापस से उसने क्या किया, अब रिटर्न क्या कर देगा, डायरेक्ट इस ऑड नंबर को कॉल कर देगा जो भी n - 1 होगा, यानी कि इसने किसको कॉल किया, इसको कॉल किया डायरेक्ट, और यहाँ पर n - 1 में मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर से चेक किया क्या 0 है, नहीं 0 नहीं है, तो इसने क्या किया, वापस से इवन नंबर को कॉल कर दिया, वापस से इवन नंबर कॉल किया तो वापस से इवन नंबर पे आएगा, और इस बार मेरे पास 3 - 1 कितना हो जाएगा, n = 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 2 हो गया मेरे पास सिमिलरली, तो ये फिर से चेक करेगा क्या ये n = 0 है, नहीं 0 नहीं है ये, तो वापस से इसने ऑड को कॉल किया, और ऑड के पास मेरे पास क्या आ गया, ऑड में n = 1 आ गया इस बार, क्योंकि n - 1 भेजा है इन्होंने 2, तो सेम चीज़ इसने वापस से कॉल की, अभी भी मेरा n चेक नहीं हो रहा है, n = 0 नहीं है, ठीक है। तो वापस से उसने इवन को कॉल किया, और मेरा इस बार इवन यहाँ पर क्या चला गया, n - 1 विच इज़ 0, और यहाँ पर ही आकर मेरी कंडीशन क्या हो गई, 0 0 मैच हो गई, यानी कि रिटर्न 1 करेगा। जैसे ये रिटर्न 1 करा, ये वापस से किसके पास जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो गए, अभी इसका काम नहीं है, हमने छोटी वैल्यू लिए, बड़ी वैल्यू लेंगे तो चेक कर रहे होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, वापस से इसको क्या रिटर्न देगा, 1 देगा, क्योंकि इस पर इस इवन में क्या आया मेरे पास, रिटर्न 1 आया। जब इसने 1 आया तो इसको किसने कॉल किया, तो इसको ऊपर किया था, तो इसने रिटर्न 1 कर दिया। जब इसने 1 किया तो इसको कॉल कहाँ किया गया था, इस ऑड को, मेरे इस ऑड फंक्शन को इस इवन के अंदर से कॉल हुआ था, तो इसने रिटर्न 1 दिया। और जब इसने रिटर्न 1 दिया तो मुझे वापस से जहाँ पे कॉल किया गया था 1 गया, और वापस से मेरा इस इवन ये वाला फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ था, मेन के पास, तो मेरे मेन के पास क्या चला गया इस बार, मेरे मेन के पास गया है 1, और जब जैसे ही वो 1 गया, 1 मीन्स ट्रू हुआ, तो मुझे इवन नंबर शो हो गया, और जो कि मेरा 4 इवन नंबर है। तो कैसे हुआ, ये हेड की तरह तो हम कॉल गए, वापस में बैक में हमारे पास वैल्यू आ गई, जो कि बार बार एक दूसरे को इनडायरेक्टली कॉल कर रही है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। इसमें मैंने फिर से कॉल किया, इस बार मैं बड़े नंबर के लिए करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने क्या भेजा इस बार, 8 भेज दिया, उसके अंदर जो मैंने वैल्यू भेजी है वो क्या भेजी है, 8 भेजी है। अब 8 भेजने पर वो कैसे काम कर रहा होगा, लेट्स सी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे n = 8 आया, जैसे 8 आया तो ये कंडीशन
ट्रू नहीं हुई तो इसने क्या किया, डायरेक्टली इसको कॉल कर दिया, किसके लिए, n इक्वल टू 7 के लिए। जैसे ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इफ वाली नहीं हुई, तो इसने इवन को कॉल किया, किसके लिए, n इक्वल टू 6 के लिए। फिर इसने वही वाली n इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो इसने वापस से ऑड वाले फंक्शन को कॉल किया और एक -1 करते जा रहे, तो किसके लिए, 5 वाली वैल्यू के लिए। सेम ऑड फंक्शन ने किसको कॉल किया, ऑड फंक्शन ने फिर से इवन फंक्शन को कॉल किया, और इस बार मेरे n के पास क्या था, 4 था, बट ये वाली कंडीशन अब भी ट्रू नहीं हो रही, मेरा n 0 नहीं है, तो वो वापस से ऑड को कॉल करेगा। बहुत बोरिंग लगता है ना कई बार कि कैसे कैसे बार बार कॉल कर रहा है, बट एक्चुअल में समझ में आना चाहिए कि बड़ी वैल्यू है तो वो आपस में कैसे इनडायरेक्टली एक दूसरे के कॉल कर रहे हैं, यही हमको चेक करना है। तो इस बार क्या हुआ, 3 हुआ, देन फिर से मेरी कंडीशन, ये जो मेरा बेस है, बेस केस जो है वो मेरा ट्रू नहीं हो रहा है, तो मैं वापस से उसको कॉल करती जा रही हूँ अपनी कम वैल्यू के लिए। अगर यहीं पर मैं बेस कंडीशन ना लगाऊँ तो इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को कॉल करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, और मेरा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि स्टैक में जितनी बार हम फंक्शन को कॉल करते हैं वो हर बार अपना खुद का एक स्पेस लेता है स्टैक में। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इसने वापस से इसको कॉल किया ऑड फंक्शन को, किसके लिए, 1 के लिए, लेकिन इसने जब लास्ट में कॉल किया मेरा n माइनस यानी 1 - 1 इसने ऑड इवन फंक्शन को कॉल किया है, तो किसके लिए आया है, 1 आया है। तो 1 आया मतलब 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई मेरी, n इक्वल टू 0। जैसे ही 0 हुई तो इसने क्या रिटर्न करा, 1 रिटर्न करा। अब यहाँ पर हमारी बात ये आ जाती है कि जब इसने 1 रिटर्न किया और मेरा फंक्शन वापस से उस वैल्यू को कहाँ भेजता है, जिसने उसको कॉल किया था। तो ये फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा था, ये फंक्शन मेरा यहाँ कॉल हुआ है, तो जब ये यहाँ कॉल हुआ है तो इस फंक्शन में रिटर्न वैल्यू 1 दे देगा, और ये फंक्शन यहाँ कॉल हुआ तो इस तरह से वापस से सारी वैल्यूज़ एक दूसरे को कॉल देते देते लास्ट में किसके पास लाएंगे, जिस फंक्शन ने उसे कॉल किया था। किसने कॉल किया था, मेन फंक्शन ने कॉल किया था, और मेन फंक्शन के पास जैसे ही आया तो ये जो इफ़ के अंदर था वो क्या हो गया, ट्रू। और ट्रू के लिए मेरी फर्स्ट कंडीशन थी जो प्रिंट करा रही थी इवन, और फॉल्स के लिए क्या था, ऑड। तो इस तरह से मेरा इनडायरेक्ट रिकर्जन चल रहा है, जो आपस में पहले तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा n इक्वल टू जो बेस कंडीशन है वो ट्रू ना हो जाए, एंड देन जैसे ही वो ट्रू होती है, चाहे वो 1 दे या 0 दे, अगर वो सपोज यहाँ नहीं होती, मैं 8 की जगह 9 दे रही होती, तो यहाँ पर 0 नहीं होता है, वो यहाँ 0 होता है, और यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न करना होता, 0, और 0 रिटर्न होने पर मुझे क्या मिलता, ऑड। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि इनडायरेक्टली वो कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ नोट्स में भी मैंने सिंपल अपना यहाँ पर वॉइड फंक्शन बनाया, जैसे हमने इंट बनाए थे क्योंकि हम रिटर्न करा रहे थे न्यूमेरिक वैल्यू, या मैंने वॉइड बनाए हैं, इसमें ही डायरेक्ट अंदर फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कराया कि इवन है ऑड है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर ही दूसरे फंक्शन को कॉल दिया है। सिंपल, मैंने ए के अंदर बी को कॉल किया है, बी के अंदर सी को कॉल किया है, अब बी के अंदर ए को कॉल किया, इनडायरेक्टली वो दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। तो सेकंड आ जाता है, ये इसी का पार्ट मैंने जस्ट लिया है, इट्स नॉट लाइक डिवाइड, हम एक डायरेक्ट रिकर्जन, इनडायरेक्ट, इसमें नेस्टेड रिकर्जन हो जाता है। हमने जब फंक्शन पढ़ा था तो हमने नेस्टेड फंक्शन भी पढ़ा था, यानी फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे। रिकर्जन भी फंक्शन को कॉल करने का ही होता है, बट हम फंक्शन के अंदर बैठकर ही दूसरे फंक्शन को कॉल करें, वो रिकर्जन है हम अपने उसके। अदरवाइज हम फंक्शन सिंपल फंक्शन कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को बाहर से कॉल कराते हैं अपने उसके, जैसे मेन फंक्शन को हमने इस इवन में दूसरे वाले को कॉल किया था। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, देखूंगी, तो उन्होंने क्या किया, एक नेस्टेड फंक्शन बनाया, उसके अंदर ही उस फंक्शन को कॉल किया, और जब ये वाला फंक्शन की वैल्यू कुछ रिटर्न आएगी तो वापस से ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा होगा। यानी एक फंक्शन के अंदर जो हमने आर्गुमेंट भेजा है वो तब तक नहीं मिल रहा जब तक उसके अंदर का फंक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर मैंने n+11 भेजा है तो जब तक ये रिटर्न होकर नहीं आ जाता तब तक मेरा बाहर वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो इसी को नेस्टेड बोल रहे होते हैं। इसको अगर हम ऐसा ड्राई रन करते हैं तो बहुत ज़्यादा टिपिकल कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है कि फंक्शन के अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप समझ पाएंगे कि नेस्टेड रिकर्जन क्या है। इसलिए मैंने इसको एक शॉर्ट में आपको यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आपके नोट्स में रहे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज आइटरेटिव एंड व्हाट इज रिकर्सिव। आइट्रेशन और रिकर्जन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी हमने जैसे देखा इवन और ऑड वाला एक सिंपल लाइन हम लिख सकते थे जिसके थ्रू हमारा आंसर आ जाता, तो फिर हमने रिकर्जन क्यों किया। वहाँ पर मैटर नहीं करता कि रिकर्जन करना था, वहाँ पर जस्ट हमने रिकर्जन को समझने के लिए किया। बट इनडायरेक्ट रिकर्जन जो है वो बहुत अलग टॉपिक्स पे जहाँ पर हमें यूज़ करना होता है, उसके लिए हमें वहाँ पर डायरेक्ट रिकर्जन यूज़ है। अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिंपल तरीके से हम अपने आइट्रेशन अपने लूप्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को समझते हैं। अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो हमारा जो आइट्रेशन है इसमें हम क्या फॉर लूप, वाइल लूप्स, ये लूप्स का यूज़ कर रहे होते हैं। लूप्स के थ्रू हम आइट्रेटिव करते हैं। लूप्स का क्या काम होता है, हम इनिशलाइज करते हैं, देन कंडीशन देते हैं, देन हम उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो अपडेशन कराना होता है वो कराते हैं। अगर मैं फॉर का स्टेटमेंट दे रही हूँ, सिंटेक्स बता रही हूँ, देन हम अपने अंदर का जो भी हमें कंडीशन एग्जीक्यूशन कराना है वो हम करा रहे होते हैं। तो ये हमारा लूप का होता है, आइट्रेटिवली चलता रहता है जब तक हमारी जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। जैसे वो फॉल्स होती है हम वापस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन भी सिमिलर होता है बट वो एक लूप के थ्रू, हम उसमें फंक्शन के थ्रू होते हैं। फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करते रहते हैं कब तक, जब तक हमारा बेस कंडीशन ट्रू ना हो जाए।
ठीक है। इसमें अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो लेस मेमोरी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन कॉल होता है वो स्टैक में जा रहा है, ये भी स्टैक में जा रहा है, बट यहाँ पर हम फंक्शन कॉल नहीं दे रहे, नो फंक्शन कॉल ओवरहेड, क्योंकि फंक्शन नहीं है, एक ही लूप के अंदर, एक ही फॉर लूप मैंने यहाँ पे बना दिया, उसके ही अंदर वो बार बार है, तो वो मेमोरी में जाके अलग से स्पेस नहीं बताता। अगर सपोज हमें 100 आइट्रेशन लेने हैं तो 100 आइट्रेशन अपने अलग अलग जगह नहीं बनाएंगे, बट अगर मैंने फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ पे मेरा फंक्शन कैसे हो रहा होगा, मेरे पास यहाँ पर एक स्टैक है, स्टैक में क्या होगा, सबसे पहले मेरा मेन फंक्शन अपनी जगह लेता है, मेन फंक्शन के थ्रू मैंने जो भी फंक्शन कॉल किया, फिर मैंने उसी फंक्शन को कॉल किया, सपोज फंक्शन 1, उसी के अंदर मैंने अपने फंक्शन कॉल किया तो फिर से फंक्शन 1, तो अपना अपना लोकल स्पेस जो होता है उनका स्कोप, लोकल स्कोप के अंदर अपने वैल्यूज़ वगैरह, तो वो खुद का लोकल स्कोप लेते हैं, तो वो फंक्शन बार बार जितनी बार कॉल होता है वो उस मेमोरी में अपने स्टैक में जाकर अपनी जगह बनाता रहता है। इसी वजह से अगर मैं इसमें मेमोरी की बात करूँ तो ये मेरी मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी ज़्यादा लेता है, मोर ज़्यादा लेता है, कि यूज़ कॉल स्टैक, क्योंकि कॉल में हम जो स्टैक है हम उसमें बार बार कॉलिंग कर रहे होते हैं फंक्शन के थ्रू, बट लूप ऐसा नहीं करता, लूप अपनी जगह लेगा, मगर जब बार बार आइट्रेशन करे तो वो लूप के अंदर ही है, तो वो अलग से मेमोरी नहीं ले रहा हर एक नए आइट्रेशन के लिए, तो उसकी ये लेस मेमोरी लेता है, ज़्यादा लेता है। अगर स्पीड की बात करूँ तो लूप्स ज़्यादा फास्टर होते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रिकर्जन होता है, क्यों? क्योंकि वो ओवरहेड नहीं होते, बहुत सारे केसेस नहीं होते उसमें, हम इसमें बहुत सारे केसेस लिखते हैं, बार बार कॉल कर रहे होते हैं, तो स्पीड भी मोस्टली हमारे फास्टर आइट्रेशन की होती है, क्योंकि रिकर्जन में हम सेम काम को बार बार करते हैं कई बार, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन पार्ट 1 में करा था, उसमें हमें फैक्टोरियल हमने निकाला था, फिबोनाची सीरीज भी निकाली थी, तो उसमें हमें पता था कि इसका ये है, तो अगर हम फिबोनाची सीरीज बताएं कि 2 का इतना होता है, 2 सेकंड पोजीशन पे है, फैक्टोरियल पे है, बार बार हम उसको दूसरे को भी बार बार जब तक आउटपुट ना मिले उसको कॉल देकर बार बार सेम चीज़ रिपीट करते हैं, इसलिए इसकी स्पीड भी स्लोअर होती है एज कंपेरिजन टू आइट्रेशन। बट अगर यही हम बैक ट्रैकिंग में जाते हैं तो कुछ जगह जो रिकर्जन होता है वो उसको स्पीड बना रहा होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे आगे डीएसए में तो समझ में आ रहा होगा कि रिकर्जन क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम पे बोले तो ईजी होता है, सिंपल लॉजिक लिखते हैं, सबको लूप्स वगैरह बहुत इजी आते हैं, बट रिकर्जन जैसे मैंने बोला सबको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को छोटा छोटा करने का टाइम हम करते हैं तो वो देखने में टफ लगता है, लेकिन एक बार समझ में आए तो बहुत यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड एंड कॉन्कर का काम करता है, यानी आपकी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल में तोड़ते हैं और फिर सिमिलरली हम उसी चीज़ को बार बार कॉल करते रहते हैं, बार बार, जब तक हमारा आउटपुट, हमारा डिज़ायर आउटपुट नहीं मिल जाता। टर्मिनेशन में क्या है, इसे एक्सप्लिसिट होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं अपने हिसाब से, ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी मेरा लूप चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। बट इसमें इम्प्लिसिट क्या होता है, क्योंकि ये अगर कंडीशन मैट कर गई, मेरी बेस जो कंडीशन ऊपर है, हमने फंक्शन कॉल किया इसमें मैट नहीं करी, फंक्शन कॉल किया मैट नहीं करी, यहाँ पर मैट कर गई तो लूप होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली एक कंडीशन दे दी कि ये जब तक नहीं होगा तब तक मेरा लूप चलना ही है, तो ये वाला मेरा एक्सप्लिसिटली होता है, और रिकर्जन में हम इम्प्लिसिटली उसका टर्मिनेशन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लूप को, हम यहाँ पर सम को सिंपल 1 से n तक प्रिंट करा सकते हैं, रिकर्सिव में भी हम वही होता है, n to 1 करा रहे होते हैं। स्टैक ओवरफ्लो का रिस्क इसमें नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फॉर लूप अपना हर आइट्रेशन के लिए एक नई स्पेस नहीं लेता, लेकिन अगर इसमें बेस कंडीशन मिसिंग हो गई सपोज, या फिर बहुत डीप में चले गए हम, बहुत सारी फंक्शन कॉल्स हो रही हैं, तो हमारे जो स्टैक ओवरफ्लो है, वो जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरहेड हो जाता है, हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट दे रहा होता है, वो बार बार कॉल होने की वजह से जो मेमोरी है वो ओवरफ्लो हो रही होती है, तो उसका जो रिस्क है वो हमें रिकर्जन में मिलता है। अगर मैं बात करूं कि व्हेन टू प्रेफर रिकर्जन एंड व्हेन टू अवॉइड रिकर्जन, कि हमें रिकर्जन कब करना है, अगर आपको बहुत बड़ी ऐसा प्रॉब्लम ऐसी है जो सिमिलर स्ट्रक्चर में है, सब स्ट्रक्चर उसके, मतलब हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर वही सेम स्ट्रक्चर में थोड़ा छोटा प्रॉब्लम है, यानी बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटी प्रॉब्लम में तोड़ सकते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रेटेजी, जैसे मर्ज शॉर्ट है, क्विक शॉर्ट है, तो इसमें हम रिकर्जन यूज़ कर रहे होते हैं। फिबोनाची सीरीज थी, हमें पता थी फिबोनाची में कि हाँ वो 2 का सम है, यानी ये जो थर्ड टर्म हमारी नेक्स्ट टर्म है वो आगे का सम है, फिर वही नेक्स्ट टर्म है, तो सेम चीज़ हम कर रहे थे, तो हमने एक फंक्शन लिखा, उसी को बार बार कॉल कर दिया जब तक हमारी बेस कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। तो इस मतलब प्रॉब्लम जब हमारी सेल्फ सिमिलर होती है, बिल्कुल सेम जैसी, हमें उसके लिए बहुत सारी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करने से हो जाए, तो हम रिकर्जन का यूज़ कर रहे होते हैं। और अवॉइड कब करते हैं, जब हमें बहुत हाई स्पीड में चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा और वो मेमोरी भी ना ले, क्योंकि इसमें कई बार मेमोरी ज़्यादा जा रही होती है, हमारी परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है, क्योंकि कई बार सेम चीज़ अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे तो रिकर्जन एडवांस लेवल पे हो रहा होगा, तब वहाँ पर ऐसे स्पीड का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो फिर हमारा जो नॉर्मल आइट्रेशन है तब हम यूज़ कर रहे होते हैं। डीप रिकर्जन हो सकता है कि हमारा जो है वो स्टैक का स्पेस ले जाए, तो भी हमें नहीं करना चाहिए अगर हमारी ये कंसर्न है तो। अब बात कर लेते हैं कुछ फेमस रिकर्जन प्रॉब्लम्स की। ये प्रॉब्लम्स मोस्टली एग्जाम्स में आई हैं, या तो बड़ी एमएनसी या स्टार्टअप्स में आई हैं। नीचे क्वेश्चन तो एमएनसी से लिए अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट में भी आ चुके हैं, टेस्ट में पूछे जा चुके हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसको हम समझ रहे होंगे। सिंपल, पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है द पावर फंक्शन, यानी कि हमारे पास एक गिवन नंबर है, उसकी पावर निकालनी है, तो वो हम रिकर्जन के थ्रू कैसे करेंगे, तो चलिए पहले उसको समझते हैं। मेरे पास एक
क्वेश्चन दिया हुआ है पावर ऑफ एक्स एन, यानी कि मेरे पास एक एक्स नंबर है जिसकी पावर एन है, वो मुझे निकालना है कि मेरा एन होगा तो उसकी क्या वैल्यू हो रही होगी। तो पहले मैं देखती हूँ कि इसे एक्चुअल में लॉजिकली कैसे कर सकते हैं, रिकर्सिव में क्या काम है इसका। तो मुझे पता है कि अगर मुझे एक्स की पावर एन है तो वो कैसे निकालना है। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया, मेरे पास एक फंक्शन है एक नंबर है जिससे टू दी पावर मुझे 5 निकालनी, टू दी पावर 5 मेरी क्या होगी। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती 2 इंटू, क्या ये मेरा सब सेम स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर रहा, 2 इंटू 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 पूछनी है तो वो क्या हो जाएगी, वो भी मेरी हो सकती है 2 इंटू 2 की पावर 3। सेम चीज़ मैं वो क्या कर सकती हूँ, वही 2 की पावर 3 से अगर पूछा जाए उसकी क्या वैल्यू है तो वो बोलेगा भाई 2 है एंड 2 की पावर 2 है। अब मुझे बोलेगा 2 की पावर 2 क्या है, वो भी बोलेगा मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन 2 इंटू 2 की पावर 1 है। सेम चीज़ 2 की पावर 1 से पूछा आपकी वैल्यू क्या है तो वो भी बोलेगा 2 इंटू 2 की पावर 0 है। लेकिन अगर हम 2 की पावर 0 से पूछेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है तो बोलेगा मेरी वैल्यू तो 1 है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इतना हमें पता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये हमारा सेम स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा, जो कि अभी हमने पढ़ा कि रिकर्जन कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, जहाँ पर जब सेम सेल्फ सब स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हो, यानी कि हमने एक लिया वही स्ट्रक्चर सेम चीज़ यूज़ कर रहा है, कब तक, जब तक लास्ट में वो ये ना बोले कि उसकी वैल्यू पता है। यानी कि हमें बेस केस मिल गया, अगर किसी की भी पावर 0 होगी तो हम 1 रिटर्न करा देंगे। अगर हमारी जो वैल्यू n है हम -1 करते जाएं, -1 करते जाएं, कब तक करते जाएं, जब तक 0 नहीं मिल रहा। जैसे ही 0 मिले तो हम क्या रिटर्न कराएं, 1 रिटर्न कराएं। अब 1 रिटर्न कराएंगे तो क्या बोलेगा भाई मेरी वैल्यू तो 1 है, 2 इंटू 1 यानी कि x जो मेरा ये x है वो 2 ही है, तो ऊपर रिटर्न करा देगा। तो वो बोलेगा मेरी वैल्यू तो अब क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2, अब ये अपनी वैल्यू यहाँ दे देगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो ये बोलेगा अब आपकी क्या वैल्यू है, तो वो बोलेगा 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू उसे पता चल गई 8 है। सेम चीज़ अब उसने मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 4 को बता दी कि भाई आपकी वैल्यू तो 16 है। और सिमिलरली मेरे 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई 32 जो होती है। तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, सिंपल एक फंक्शन बनाना है और उसमें उस n की वैल्यू को -1 भेजते रहना है। कब तक भेजते रहना है, जब तक वो 0 ना हो जाए। जैसे वो 0 हो जाएगी हम उसको रिटर्न 1 करा देंगे, अब वापस में वो हमें वैल्यू दे देगा। लेकिन हमें साथ में क्या कराना, सेम वैल्यू जो 2 है उसका मल्टीप्लाई कराना। और ये 2 क्या है, ये हमारा 2x है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करा रही हूँ, एक x को मल्टीप्लाई करा रही हूँ, एक फंक्शन बना रही हूँ। सपोज मेरा फंक्शन का नाम, मैंने अभी फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख देती हूँ पावर, यानी एक मैंने पावर फंक्शन बनाया एंड देन उसके अंदर मुझे क्या पास कराना है, x जो मेरा जाएगा और एक n-1। सिंपल इतना मुझे रिटर्न करा सकती हूँ रिकर्सिव। x की मल्टीप्लाई होती जाएगी बार 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 वो मल्टीप्लाई करा रहा है लास्ट तक। कब तक, जब मेरे n-1 जो मैं वैल्यू भेज रही हूँ, बार बार कॉल कर रही हूँ मेरा कोई पावर फंक्शन, वो क्या ना हो जाए 0 हो जाए। अगर मैं यहीं पे बोल दूँ कि मेरा जो फंक्शन है n-1 यानी n = 0, तो वो तुरंत क्या कर दे रिटर्न, वो रिटर्न 1 कर दे। और अगर वो नहीं हो रहा तो वो क्या रिटर्न करे, सिंपल x इंटू और उस फंक्शन को वापस से कॉल करे, सेम x की वैल्यू भेजे जो x मेरा गिवन होगा। कुछ भी हो सकता है वो 5 की पावर 3 पूछ ले। 5 की पावर 3 पूछने में क्या करूँगी, 5 इंटू 5 दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 दी पावर 1 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 0। और 0 हो गया मतलब 1 हो गया, तो यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5 आ गई। एंड 5 से कितना हो गया मेरा 25। सिमिलरली आगे बढ़ता जाएगा, सेम प्रोसेस होगा, चाहे आप कुछ भी पूछ रहे हो, कुछ भी वैल्यू मेरी आ रही हो। तो ये चाहे मेरा x की पावर x मेरा 5 और 2 हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, x इंटू पावर मेरा फंक्शन है, उस फंक्शन में लिया और उस फंक्शन में मैंने क्या रिटर्न किया, x जो मेरा एक वैल्यू रहेगी x की, और उस नंबर को -1 करके भेजता रहा। यानी कि वो मेरा जो नंबर जो पावर है वो हर बार एक -1 करके मल्टीप्लाई होती रहेगी। कब तक, जब तक वो 0 नहीं हो जाती। जैसे ही वो 0 हो जाएगी हम क्या रिटर्न करा देंगे, 1 रिटर्न करा देंगे। कंप्लीट, इतना हमें समझ में आया। चलिए अभी रन करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को लिखते हैं। मैंने क्या किया, एक फ़ाइल बना ली पावर फंक्शन की और उसमें वही अपना जो सेम कोड था इनडायरेक्ट का उसको कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट किया। सेम तो नहीं रहेगा एज इट इज़, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें हम हटा देंगे। जैसे हमारे पास अब ये फंक्शन हमें नहीं चाहिए तो ये हमने हटा दिए, ठीक है। और सेम चीज़ अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ये हटा देना है। इतना तो मुझे समझ में आया। अभी मुझे यहाँ पर एक वैल्यू नंबर मिल रहा होगा जिसकी पावर है, तो मैं यहाँ पर क्या चेक करने वाली हूँ, चेक पावर ऑफ x, ठीक है। सिंपल, जो क्या है मेरी n है, जस्ट चेक पावर ऑफ x क्या होगा मेरा, इतना मुझे पूछना है। तो एंटर अ नंबर, बस इतना, एक नंबर मुझे एंटर कराना है जो कि मेरा कुछ भी होगा, x5 रहा, समथिंग वो रहा। और मुझे मैंने बोला एंटर अ नंबर एंड मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वेरिएबल बनाती हूँ। ये हो जाएगा मेरा नंबर एंड एक ये हो जाएगा मेरा पावर, यानी कि मेरे इस नंबर की जो पावर है वो मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। 2 वेरिएबल बना दिए मैंने, अब मुझे दोनों लेना होगा, नंबर, एंटर अ नंबर एंड अ पावर। तो यहाँ पर मैं ये एंटर ले रही होंगी तो % नंबर एंड % पावर,
और यहाँ पर मैं क्या ले लूँगी, यहाँ पे %d एंड %d। ठीक है, इतना मुझे समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एक फंक्शन बनाना है। मैं ऊपर एक फंक्शन बनाऊंगी अपना int, और उस फंक्शन का नाम रख दूंगी पावर फंक्शन, है ना। और उसके अंदर मुझे लेना है इंट x, जो मेरा x रहेगा, x की पावर ऑफ n रहेगी, तो इंट n, ये मेरी पावर हो गई यहाँ पर। और अब मैं इसके अंदर जो कि मैंने बोला आपको कि अगर मेरा बेस केस मेरा क्या था, 0 था। अगर किसी की पावर 0 होगी तो 1 रिटर्न करेगी। तो मैं यहाँ चेक कर लूँगी इफ़ मेरी पावर अभी यहाँ पर क्या है, n है। अगर n इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर मेरा गिवन जो n है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मैं क्या रिटर्न करा दूँ, उसको बोलूँ कि रिटर्न 1 कर दो, यानी 1 कर दो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। अदरवाइज अगर वो नहीं हो रहा है ट्रू, तो क्या करना है मुझे, रिटर्न, और क्या कराना है, x मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि हर बार मेरा वहाँ पर जो पावर, जो जिसकी मुझे पावर निकालनी है, जो बेस है मेरा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 2⁴, और नेक्स्ट जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट होती जा रही है, -1 होती जा रही है। तो मैं क्या करूँगी, x मल्टीप्लाई इंटू, मैं उसी फंक्शन को जो मेरा पावर फंक्शन है उसको ही कॉल करूँगी, लेकिन इस बार क्या भेजूँगी, x तो सेम ही भेजूँगी, हर बार वो वही मल्टीप्लाई हो रहेगा, लेकिन n क्या हो रहा होगा, -1। हर बार वो सेम n नहीं जाएगा, अदरवाइज तो सेम वैल्यू भेजता रहेगा। तो हर बार क्या होगा, एक n -1 होता जा रहा होगा। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ रहा है, ये फंक्शन मेरा समझ में आया, जितना हमने अभी लॉजिक क्लियर किया था, इतना मेरा डन हुआ। अब मुझे क्या करना है, इसी फंक्शन को कॉल कर देना है, यानी कि ये पावर जो फंक्शन है, मुझे यहाँ पर मैं लिखूँगी printf %d is the value of given number and power। सपोज मैंने इतना लिख दिया, और यहाँ पर क्या करा दिया, उस फंक्शन को कॉल करा दिया। उस फंक्शन में मेरे पास क्या था, %d में मेरा हो जाएगा पावर फंक्शन, और उसमें मुझे यहाँ पर से अपनी वैल्यू जो गिवन नंबर है, नंबर भेजूँगी, एंड कॉमा में मैं यहाँ पर पावर भेजूँगी। इतना, ये मेरा पूरा फंक्शन क्लियर हुआ। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कि मेरा कोड कितना चल रहा है एक्चुअल में। तो मैंने इसको रन किया। अभी मुझे एंटर कराना है, सपोज मेरा वैल्यू 2 है और मेरी पावर 5 है। ठीक है, तो 32 इज़ द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर एंड पावर। समझ में आया 32 कैसे आया, जैसे 2⁵ मेरा 32 आना चाहिए। लॉजिक एक्चुअल में क्या कर रहा है, काम वही काम कर रहा है जो हमारा पहले था। अगर मैं इसमें दिखाऊं तो मेरा वही लॉजिक काम कर रहा है, मैंने वही लिखा x इंटू पावर ऑफ x n-1। जैसे वो n-1 हो गया, यानी कि वो 0 हो गया, तो उसने रिटर्न 1 किया। जैसे ही 1 रिटर्न करेगा तो वापस से आएगा। अब वापस से आने पर मेरा x तो अभी 2 ही था, अगर मेरा गिवन वैल्यू 2⁵ ही थी, 2 था, इंटू उसने क्या किया, 1 किया, फिर वापस से ऊपर गया वो रिकर्सिव में 2 × 1 में, 2 × 2⁵ में कितना दिया होगा, 2 गया, यानी 2 की पावर अब 3 हो गया। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर जा रहा है वो वापस से उसी तरह से बैक रिवर्स हुआ। इसे क्या बोलते हैं, टेल रिकर्जन, या हेड रिकर्जन या टेल रिकर्जन हुआ, और मेरे को वैल्यू क्या मिली, 32। हमें समझ में आ गया। अगर सपोज मैं एक बार और रन करती हूँ और इस बार वैल्यू देते हैं हम, इसमें मैंने दिया 3⁵ विच इज़ 27। तो हमारा फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। अब इसी चीज़ को, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पर अपने कोड में लिखी थी, पावर फंक्शन बनाया था हमने पावर के नाम से। सेम चीज़ अगर हम ऑप्टिमाइज वे में बनाए, नहीं डिवाइड एंड कॉन्कर करें। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, अभी क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये बहुत बड़ा लेंथी हो रहा है। अगर सपोज 2⁵ पूछा, अगर 2⁵100 पूछती मैं, अगर मैं 2⁵100 पूछती तो क्या होता, 2 × 2⁵99। सिमिलरली ये फिर वो करता है 2 × 2⁵98। ये कहाँ तक जाता है, 2⁵0 तक। कितनी टाइम्स, 100 टाइम्स, 100 छोड़ो 1000 होता तो 999। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कितना ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही होगी, क्योंकि हम 1 बाय 1 उसको एक एक करके निकाल रहे हैं। तो उसको ऑप्टिमाइज वे मतलब हम डिवाइड एंड कॉन्कर कर सकते हैं। डिवाइड मतलब पूरे को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और लॉजिक है, तो फिर से क्लियर करते हैं इसको। सपोज जैसे मेरा x की पावर n था, हमने क्या किया था अभी, x इंटू x की पावर n-1, ये अप्रोच लगाई। अगर सेम चीज़ मैं क्या करूँ, x की पावर n को डिवाइड कर दूँ, डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या करते हैं, x n/2 इंटू x n/2, क्या ये बराबर नहीं होता। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि 2⁴ है, तो क्या मैं उसे 2⁵2 इंटू 2⁵2 नहीं कर सकती। सेम वैल्यू मिलती है 2⁵2 एंड 2⁵2 को मैं, ये मेरा सेम चीज़ है ना, इनकी वैल्यू सेम ही आएगी। अगर मैंने देखा 2⁵4 का कितना होता है, तो 2⁵2 4 × 4 है ना, तो 4 × 4 इज़ 16 है, 2⁵4 इज़ ऑल्सो 16। तो हम इतना कर सकते हैं। तो अब मुझे 2 की पावर अगर 100 में मिल रही है, तो उसको मुझे 2 × 2⁵99 नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं पहले की तरीके से करती तो ये होता, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, 2⁵100 को डायरेक्ट 2⁵50 इंटू 2⁵50 कर रही हूँ। अब वो क्या करेगा, ये भी आपस में ब्रेक करेगा। ये क्या कर देगा, 2⁵50 डिवाइड बाई 2 इंटू 2⁵50 डिवाइड बाई 2, और सेम चीज़ ये क्या करेगी, ये भी वही करेगी, 2⁵50 डिवाइड बाई 2 इंटू 2⁵50 डिवाइड बाई 2। तो यानी कि आपस में अब ब्रेक होने लगे हैं, डिवाइड और कॉन्कर होते जा रहे हैं। यानी कि अब स्टेटमेंट में वो स्टेप्स नहीं हो रहे होंगे जो इस कंडीशन की वजह से स्टेटमेंट में होते। कैसे, फिर से समझते हैं। अगर मेरे पास गिवन नंबर है एक 2 की पावर, सपोज मेरे पास
10 है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। लेकिन अभी मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर 2 की पावर 5 मेरे पास ऑड हो गई। तो अब मैं चाहती हूँ कि 2 की पावर 5 जो है उसको डिवाइड करूँ 5 डिवाइड बाई 2 तो वो सही तरीके से आए। तो 5 डिवाइड बाई 2 करने पे मैं क्या कर सकती हूँ 2 की पावर 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है मेरा 2.5 डेसिमल में। तो मैं क्या लिख सकती हूँ डेसिमल में, इसको ध्यान से देखना आप, फिर से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक 2 की पावर 10 है। अब 10 दिया हुआ है उसको कैसे मैं करूँगी, तो मैं क्या करूँगी इसको सिंपल तरीके से बोलूँगी 2 की पावर 5 को मैंने डिवाइड करके लिख दिया 2 की पावर 5 और 10 को इंटू 2 की पावर 5, क्योंकि आपस में ऐड हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करने में 5 + 5 10 ही कर दूंगी ना, ये वही चीज़ हो गई। यानी कि मैं इसको सिंपल तरीके से लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 + 5 जो कि मैंने ये लिखा हुआ है। अभी अगर मैं इसकी बात ना करूँ ये साइड में, अब मुझे इनको करना है आपस में, फिर से इनको डिवाइड करना है। तो 2 की पावर 5 क्या हो रही होगी 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2। सेम चीज़ ये भी हो रही होगी मेरी। अगर मैं दूसरे तरीके से इसको कलर से लिखूँ तो ये भी क्या हो जाएगी 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2। अभी इवन था तो मैंने 5 लिख दिया, अभी ऑड है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है अगर मुझे 2 की पावर 5 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 + 2 + 2, यही तो मेरा 5 हो गया। तो यानी कि मैं एक एक्स्ट्रा 2 बाहर लिख सकती हूँ। तो इसको भी मैं क्या कर सकती हूँ 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। सेम चीज़ ये सेम रिपीट हो रही होगी, यही चीज़ इसके पास, यही चीज़ इसके पास और यही चीज़ इसके पास। अब अगर मैं इनको डिवाइड करूँगी तो ये 2 की पावर 1 इवन है तो 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। तो मैं क्या कर रही हूँ उसी को मैं डिवाइड करती जा रही हूँ आपस में। अब हर चीज़ आपस में डिवाइड हो रही है। अभी पहले क्या हो रहा था सिंपल उस तरीके से, मेरा 2 की पावर अगर 100 था तो 2 तो ऐसे ही रह रहा था, बाकी फिर 99 था, फिर उसको ब्रेक कर रहे थे। अभी मेरी दोनों कंडीशन ब्रेक हो रही है क्योंकि मैंने हाफ हाफ कर दिया, मैं एक एक नहीं निकाल रही। मैंने क्या किया उसको 5 में डिवाइड किया, फिर 5 को 2 में डिवाइड किया, फिर 2 की वैल्यू आ गई। तो अभी मुझे किसी की पावर 0 में अगर मैं इसको करूँगी, अभी मुझे यहाँ पे साफ पता चल रहा है अगर मैं इसको करूँगी तो क्या है डिवाइड बाई 1 की 2 की पावर 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो मुझे यहाँ से रिटर्न मिल जाएगा। जैसे ही रिटर्न मिलेगा तो वापस में ऊपर से रिटर्न करे होगे रिकर्सिव की तरह, जहाँ से कॉल होती है वापस में उसका आउटपुट उसे देते जाते हैं। तो इतना इजी तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है 2 बार कॉल करना है फंक्शन को। हर बार फंक्शन में इस बार n-1 नहीं भेजना, इस बार मुझे n डिवाइड बाई 2 भेजना है। पहले हमने क्या भेजा था n-1, जो प्रोसेस लंबी कर रहा था। कौन से लेवल तक लेके जा रहा था, n लेवल्स थे, जितने नंबर n होगा उतने लेवल्स बन रहे थे। 100 थे तो 100 लेवल बनते जाएंगे, 99, 98, 97, 96, कहाँ तक 0 तक। और इस बार n डिवाइड 2 की वजह से ये n log n समथिंग बनता है। तो वो जो होता है लॉग का वो हमारा इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लेता है, तो उससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है जब टाइम कम होता है। तो इसको करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं इसी में कुछ चेंजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, वही सेम चीज़ हमें वैल्यू हो रही होंगी। बट इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें x की वैल्यू जो है n-1 नहीं भेजनी है, n डिवाइड बाई 2 भेजनी है। तो इस फंक्शन को पूरा लिखते हैं, ये वाली रिटर्न वाली लाइन हटाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने रिटर्न वाली लाइन हटाई, केस मेरा वही रहेगा। जैसे n की पावर 0 हो जाएगी यानी मेरी पावर 0 हो जाएगी x की, तो वैल्यू 1 होगी। तो बेस केस मेरा सेम है। लेकिन अगर अब मुझे ये भी देखना है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी, इवन और ऑड की। अगर इवन है तो डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 करके भेज देंगे हम दोनों को, लेकिन अगर ऑड है तो मुझे x की मल्टीप्लाई करनी है, x इंटू 2 बार फंक्शन कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैंने एक कंडीशन लगा दी, इफ़ जो मेरा गिवन नंबर है n, हम कैसे चेक करते हैं कि n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या है 0 है। अगर वो 0 है तो वो क्या रिटर्न करेगा, मेरा यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए उसको, यहाँ पर क्या करे उसी फंक्शन को कॉल करे जो मेरा पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन लिया और इसमें मुझे इस बार क्या भेजना है, x इंटू x कॉमा n बाय 2। सिंपल मेरा क्या है, अगर इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन है तो मुझे दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है इनटू, फिर से मुझे उसी पावर फंक्शन को कॉल करना है और उसी पावर फंक्शन में मुझे x तो सेम ही भेजना है एंड देन n की वैल्यू -1 करने की जगह क्या करनी है, डिवाइड करानी है। इतना मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो ऑड है तो मुझे क्या कराना है, ऑड होने पर मुझे रिटर्न कराना है। यहाँ पर मैं ऑड में यहाँ डाल देती हूँ एल्स, और एल्स में मुझे क्या कराना है, रिटर्न। और रिटर्न में मुझे इस बार क्या होगा, इसको इस बार मेरे पास रिटर्न में आ जाएगा x मल्टीप्लाई इनटू पावर ऑफ फंक्शन पूरा इतना सेम, यानी कि सेम चीज़ बस वहाँ पर वो क्या हो, एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा हो। इतना मुझे समझ में आया, ये हो गया। अगर मैं इसको रन करके देखूंगी, हम देखेंगे कि यहाँ पर ये टाइम टेकिंग है। क्यों टाइम टेकिंग है वो हम समझाते हैं। इसमें सीधा क्या बोला, एंटर अ नंबर एंड अ पावर, सेम चीज़ है। यानी कि मैंने 2,5 डाला, यानी कि 2 द पावर 5 32 आंसर आना चाहिए। येस द आंसर इज 32।
क्यों आया और कैसे आया, लेकिन टाइम क्यों लिया, क्या टाइम बचाया इसने, एक्चुअल में ये अभी भी इफिशिएंट नहीं है। हमने ये लॉजिक तो सही निकाला कि उसको हम 2 में डिवाइड कर देंगे, फिर हम उसमें नीचे जाकर फिर उन 2 को अलग अलग से 2 में डिवाइड करेंगे। यानी अगर मेरे पास एक नंबर है तो पहले वो 2 में डिवाइड हुआ, फिर 2 के 4 में डिवाइड हो रहा है, ऐसे 4 मेरा अलग अलग डिवाइड हो रहा है, कब तक, जब तक मेरी पावर 0 नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार सेम ही फंक्शन को कैसे कॉल कर रही हूँ, अलग अलग। आप खुद से देखो, जब हम डबल टाइम्स कॉल करते हैं तो उसमें हम n-1 या n-2 डिफरेंट वैल्यू भेजते हैं। अगर सेम ही वैल्यू मुझे भेजनी है तो मैं क्यों उसे बार बार कैलकुलेट कर रही हूँ, बार बार सेम ही चीज़ें मैं क्या कर सकती हूँ, एक यहाँ पर वेरिएबल बना सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, इंट हाफ पावर, मेरी हाफ पावर है तो इक्वल टू हाफ पावर को यहाँ कॉल कर सकती हूँ मैं सीधा। मैंने क्या किया, ये जो पावर कॉलिंग का था मेरा, मैंने इसको यहाँ लिया x एंड देन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यानी कि अभी मुझे एक ही बार कॉल करना है। हाफ पावर में जाकर जैसे ही वो कॉल करूँगी उसकी जो भी वैल्यू होगी हाफ की, वो किस में आ जाएगी, मैं मेरे हाफ पावर वेरिएबल में। तो अब उसी वेरिएबल की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि दोनों की वैल्यू जब सेम आने वाली है, जब मुझे पता है x के अंदर सपोज 2 है, तो मुझे बार बार उसको 2 क्यों चेक करना है, मैं 2 × 2 कर दूंगी, क्योंकि फंक्शन भी तो वही कर रहा है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, इस जहाँ जहाँ मैंने फंक्शन कॉल किया था उसको क्या कर दूँगी, सीधा अपना उस फंक्शन को की जगह उस वेरिएबल को दे दूँगी। तो अभी कितनी बार कॉल होगा, सिर्फ एक बार। एक चीज़ और क्या कर सकती हूँ, मैं एक और वेरिएबल बना सकती हूँ। क्या वेरिएबल बना सकती हूँ, क्या कि इंट हाफ पावर स्क्वायर बना सकती हूँ। हाफ पावर स्क्वायर क्या करता है, हाफ पावर स्क्वायर में मैं पावर का स्क्वायर स्टोर करा लूँगी, यानी कि मैं सीधा इसको कट करूँगी और यहाँ पर इसको स्क्वायर को ऐड करा लूँगी। तो अभी मेरे पास 2 वेरिएबल बन गए, एक हाफ पावर, एक हाफ पावर का स्क्वायर करके बन गया। तो फंक्शन एक ही बार कॉल हो रहा है, पावर फंक्शन, उसके बाद वो जो वैल्यू है उसके साथ हम खेल रहे हैं। जो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा बार बार, तो सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही, सेम बार बार बेस केस नहीं चेक हो रहा, तो मेरी परफॉर्मेंस यहाँ बढ़ जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर रिटर्न क्या कराना है, सीधा मैं इसने मेरा अगर इवन है तो मुझे क्या पावर स्क्वायर जाना चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पर इसको रिटर्न करा दूँगी। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ बार बार, जस्ट जो वैल्यू थी वो रिटर्न हुई। और यहाँ पर भी सेम चीज़ मुझे क्या करनी है, अभी यहाँ पर x के साथ हाफ पावर को रिटर्न कराना है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाफ पावर स्क्वायर है, उसको रिटर्न करा देना, ये मेरा x इंटू हाफ पावर स्क्वायर। तो मेरे इस वेरिएबल ने क्या कर दिया, मेरी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा दी। कैसे, क्योंकि अब फंक्शन सिर्फ एक बार कॉल हो रहा है, अब ये n लेवल पे काम नहीं कर रहा। अब इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी हम जो आगे पढ़ेंगे समझेंगे तो log n करके निकल के आती है, जो कि n लेवल्स के से बहुत कम होती है। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज वे। सेम चीज़ हमने समझी, पहले हमने x के n लेवल टाइम्स उसको हम n-1 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 भेज रहे थे जब तक हमारी n की वैल्यू 0 नहीं हो रही थी। अभी हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, एक को 2 में डिवाइड कर रहे हैं, 2 हमारा 4 में हो रहा है, कब तक, जब तक मेरा n 0 नहीं हो जाता। तो उसके जो नंबर ऑफ लेवल्स थे डिवाइड करने के वो कम हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू -1 करने के। तो ये हमारा इफिशिएंट वे है, इसको हम रन करके देखेंगे। अब मैंने भेजा 3,4 विच इज़ 81। तो 81 इज द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर एंड पावर। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। तो मेरा करेक्ट चल रहा है। ऑप्टिमाइज वे में भी मैंने सेम चीज़ लिया है, यहाँ पे बस टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने उसको कॉल करने के लिए यहाँ पर बचा दिया। तो ये मेरा ऑप्टिमाइज वे था। इससे मैंने क्या किया, ये भी सिंपल रिकर्जन था, ये उसका ऑप्टिमाइज था। अब हमने उसको n लेवल की जगह इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रहा होगा। हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से समझना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इंटरव्यू हमसे इंप्रेस हो और हमें अच्छी कंपनी मिले। तो उस पर हमें फोकस करना ज़रूरी है कि हम किस तरह से और अपने कोड को ऑप्टिमाइज बना पाएँ। ठीक है, उसके लिए रिकर्जन समझने में आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है, शायद गोल्डन स्नैक कंपनी में आ चुकी है ये। इसको बोलते हैं टाइलिंग प्रॉब्लम। टाइलिंग प्रॉब्लम क्या होती है वो हम समझते हैं, देन हम सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो ये क्या बोल रहा है, टाइलिंग प्रॉब्लम दी है। टाइलिंग्स क्या मतलब, जो टाइल्स होती है ना हमारे हमेशा फर्श पे हमारे जो टाइल्स लगी है उसकी बात कर रहा है। गिवन है 2 × n बोर्ड दिया है आपको, एक बोर्ड मतलब एक तरह से आपके पास ये पूरा बोर्ड है। ठीक है, मेरे पास ये बोर्ड है और इसकी क्या बोला है, इसका पूरा रेशियो क्या है, 2 × n, यानी कि 2 जो है वो हमारा n है और n जो है हमारा m है। n × m हम हमेशा करते हैं ना स्क्वायर में, यानी कि लेंथ एंड विड्थ। तो 2 इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी क्या है, n है। n हमें गिवन नहीं है, n एक्चुअल में हमें निकालना है। ठीक है, हमारा n के अकॉर्डिंग हमें निकालना। और एक हमको सेम क्या दी है, एक हमको टाइल दी है जिसकी जो लेंथ है वो 2 है और जो विड्थ है वो इसकी क्या है, 1 है। यानी कि इसकी हमें पूरी चीज़ पता है, विड्थ भी पता है, लेंथ भी पता है। तो ये n × m दिया हुआ है, यानी कि एक तरह से हमारे इसके पास जो इसकी लेंथ है वो क्या है, 2 एंड विड्थ क्या है, 1 है। तो काउंट द नंबर ऑफ वेज टू टाइल द बोर्ड, कि इस बोर्ड में इस टाइल को कैसे फिट कर सकते हैं, किन किन वे में हम फिट कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें वो वेज निकालने हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, लीड कोड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, लोग करते हैं, ये कंपनी में पूछे जाते हैं, अच्छी कंपनीज में पूछे जाते हैं। तो अब मेरे पास ये बोर्ड है, मुझे इतना पता है कि इसकी लेंथ तो 2 है बट विड्थ हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है। सपोज अभी मैं इसमें कैसे कर सकती हूँ, स्टाइल को या तो मैं ऐसा
वर्टिकली डाल सकती हूँ, वर्टिकली डालूंगी तो पूरा लेंथ तो कवर कर लेगा क्योंकि उसकी लेंथ भी 2 है, इसकी लेंथ भी 2 है। या फिर मैं इसको हॉरिजेंटल डाल सकती हूँ, हॉरिजेंटल में क्या होगा, वो 2 है ना और इसकी 1 है, यानी कि ये 1 है। एक और यहाँ पर सिमिलरली आ रही होगी, वो भी इस तरह से जा रही होगी, यानी कि मैं इस तरह से अपनी टाइल्स को फिट कर सकती हूँ, इतना भी कर सकती हूँ, ऐसे फिर से डाल सकती हूँ। अभी मुझे नहीं पता ये n कितना है, अगर मैं n को पता चल जाए तो मैं बता सकती हूँ कि कितनी टाइल्स इसमें फिट होंगी। मुझे नंबर ऑफ वेज जानने हैं, तो वो निकालने के लिए हमें कोड लिखना होगा। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूँ, इसको हम क्लियर करते हैं अभी। तो अभी इसको छोड़कर हम अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, मेरे पास n इक्वल टू अगर सपोज 0 है, यानी कि मेरे पास n की कुछ विड्थ ही नहीं है, मेरे पास बोर्ड ही नहीं है, तो वो अगर कुछ नहीं है तो यानी कि वो एम्प्टी होगा ना, सिंपल। तो इसको मैं एक बाय डिफॉल्ट 1 वे समझ सकती हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास n है ही नहीं, मेरा बोर्ड है ही नहीं, तो टाइल जाएगी नहीं, तो वो एक एम्प्टी वे हो गया उसका रहने का, उसमें टाइल ना करने का। अगर n इक्वल टू 1 है मेरे पास, यानी कि n इक्वल टू 1 है, तो यानी मेरे पास जो बोर्ड होगा वो भी क्या होगा, 2 × 1 का होगा, और जो मेरी टाइल है वो भी नहीं 2 × 1 की है। तो उसको मैं ऐसे तो रख नहीं सकती। अगर मैंने सोचा कि मैं इसमें हॉरिजेंटली रखूं तो हॉरिजेंटली में हाफ तो जाएगी, ये हाफ करके 2 आ सकती हैं, मगर ये जो हाफ है बाहर वो तो नहीं फिट हो रही होगी। तो मुझे क्या करना है, इसमें सिर्फ एक ही वे है जो उसे प्रॉपर फिट कर पाए। तो एक ही वे मेरा प्रॉपर फिट कैसे हो रहा होगा, वो मेरे इस बोर्ड में जो मेरा, अरे यार, जो मेरा बोर्ड है उस बोर्ड के हिसाब से पूरा उसमें जाकर फिट हो जाएगा। तो कितना वे है इसमें, सिर्फ एक वे, यानी अगर n इक्वल टू 1 है तो उसका भी वे कितना हुआ, वे 1 वे हुआ, ठीक है, इसमें भी 1 वे हुआ। अगर मेरा n इक्वल टू 2 हो जाए, क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो अभी मेरा n इक्वल टू 2 होगा, तो यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब ये कैसे कैसे फिल हो सकता है, या तो मैं वर्टिकली डाल सकती हूँ दोनों को, देखो अभी दोनों वर्टिकल हो गए। आप ऐसा बीच में गैप मत देखना, वो जस्ट आपको समझाने के लिए है। इसके लिए इसकी ये 1 and 1 और इनकी जो लेंथ थी वो क्या थी, 2 and 2। तो ये वर्टिकली 2 फिट हो रही होंगी क्योंकि ये भी 2 × 2 है, और मैंने दोनों जो मेरे पास टाइल थी 1 लेंथ जो जिनका 1 विड्थ थी, 1 विड्थ को मैंने आपस में से वर्टिकली साथ में फिट कर दिया, तो ये पूरी फिट हो गई। या फिर एक और वे है कि अगर मैंने हॉरिजेंटली इसमें फिट करने की कोशिश की, कैसे, हॉरिजेंटली मेरी ये जो है टाइल, सपोज मैं टाइल को ऐसे कर देती हूँ, ठीक है ना, ये मेरी टाइल है, तो अगर मैंने ये वाली टाइल को मैंने हॉरिजेंटली डाला तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब मुझे पता है कि मेरी जो टाइल है उसकी भी लेंथ 2 है, मैंने उसे हॉरिजेंटली डाला और विड्थ 1 थी, तो यानी 1 × 1 ये पूरी तरह से इसमें भी फिट हो जाएगी। तो अभी मेरे पास कितने वेज हो गए, अगर मेरा n इक्वल टू 2 है, मेरे पास बोर्ड जो है वो 2 × 2 का होगा, तो 2 वेज हो जाएंगे उसको क्या करने के, फिल करने के। एक तो वर्टिकली जा रही होगी मेरी टाइल उसके अंदर फिक्स होने, या फिर हॉरिजेंटली जा रही होगी। एक वर्टिकली एक हॉरिजेंटली नहीं दे सकती, अदरवाइज वो बोर्ड से बाहर आ जाएगी। अगर मैंने कोशिश किया कि इसको मैं ऐसे ना करके ऐसे फिट करूँ, कि मैंने इसको ऐसे रखा, तो वो क्या करेगी, हाफ होगी, हाफ स्पेस की जगह यहाँ निकलेगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रॉपर उसके अंदर फिक्स करना है। जैसे हम अपने घर पे टाइल्स लगाते हैं ना, तो उस हिसाब से जितना हमारा फर्श होता है उस हिसाब से अपनी टाइल्स फिट रखते हैं। एक्स्ट्रा होती है तो उसे कट करा रहे होते हैं, यहाँ कट का सीन नहीं है, उसको लेंथ दिया उसमें बताना है। तो इसके भी कितने हो गए, 2 वे हो गए। तो हमारे पास 2 वेज हैं अगर n इक्वल टू 2 है। सेम चीज़ अगर मैंने n इक्वल टू 3 रखूँ, अब मेरे पास n इक्वल टू 3 होगा, तो यहाँ पर ये मेरा बोर्ड है, ठीक है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, सपोज मानते हैं। अब मुझे इसके अंदर क्या भरना है, अब मुझे इसके अंदर टाइल डालनी है मेरी ये 2 × 1 वाली। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, एक मैंने डाला वर्टिकली, एक दूसरा कलर लेती हूँ मैं इसमें समझाने के लिए। मैंने एक क्या डाला, एक तो मेरा हो गया ये मैंने वर्टिकली डाला, ठीक है, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये 2, और इसने कितना कवर किया, 1। जब मैंने 1 कवर किया तो यहाँ पे 2 बचा होगा, है ना, 3 - 1 2 इतना बचा। तो यहाँ पर मैं एक 2 जो है हॉरिजेंटली जा सकती है मेरी, क्योंकि मेरी उनकी लेंथ 2 है, तो ये हॉरिजेंटल मैंने करके टाइल डाल दी। तो 3 टाइल से मेरा पूरा बोर्ड भर गया। एक वे ये है, एक और वे अगर मैं बात करूँ, अभी दूसरा वे भी हो सकता है। दूसरा वे क्या हो सकता है, सपोज ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, सपोज मेरे पास जो टाइल है वो हॉरिजेंटली ना डाल के मैंने यहाँ पर हॉरिजेंटली डाली, ठीक है, ये 2, ये मेरे पास ये मैंने हॉरिजेंटली डाली, यानी कि 2 × 2 एंड देन 1। स्पेस की बात मत देखना, वो स्पेस हो जा रहा है। तो इसकी क्या है, 2 थी और इसकी 1 थी, तो 3 पूरी हो गई, यानी कि मेरे पास एक ये वे हो गया, सेकंड वे ये है। अगर मैं अब थर्ड वे की बात करूँ, थर्ड वे भी कोई अपॉर्चुनिटी है, थर्ड वे भी है। सपोज मैंने तीनों को, यानी कि मैंने तीनों को वर्टिकली डाल दिया, तो
क्योंकि ये भी मेरा 1, इसकी जो मुझे दिख रहा है ना विड्थ क्या है 1 है, तो तीनों विड्थ आएंगी और मेरी ये जो है ये 3 ही तो दिया हुआ मैंने n=3 के लिए, यानी कि 1 1 1 पूरे 3 को कवर किया और 2 को तो ऑलरेडी कवर करता ही है, तो मेरे पास ये भी वे हो गया। अब क्या इसके अलावा भी कोई वे है थर्ड वे के अलावा? नहीं, अब कोई थर्ड वे नहीं है। मैं हॉरिजेंटल डालूंगी तो एक वर्टिकल डालना ही पड़ेगा, चाहे इधर से डालूँ या इधर से डालूँ। तो 1 2 3 n=2 के लिए 3 वे है, 1 के लिए 1 वे है, 2 के लिए 2 वे है। अब ऐसा मत सोचना कि जितने n=2 नंबर है तो उतने ही वे हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। वो जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि हमारा n=3 पे 3 वे मिल रहे हैं, 4 पे कुछ और मिल रहे होंगे, तो वो तो हमने इसमें नहीं पैटर्न ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन इतना हमें समझ में आया कि हमको इस तरह से टाइल्स फिट करनी है और वेज निकालने हैं। तो अगर मैं अब थोड़ा सा लॉजिकली देखूँ अपनी टाइल को फिर से, तो मेरे पास यहाँ क्या है, एक टाइल है, ये बोर्ड है, ठीक है, ये मेरा n है, ठीक है, और ये मेरे पास 2 विड्थ इसकी है, उसकी ये 2 क्या है, लेंथ है। अब अगर मैंने इसके अंदर कोई भी एक टाइल डाली, कोई भी एक क्या, एक ही टाइल है हमारे पास जिसकी यहाँ पर ये विड्थ क्या है 1 और ये क्या है 2, तो अब मुझे आप बताओ जैसे मैं एक टाइल को डालूंगी वर्टिकली तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, ये क्या बची है, ये वाली जो बची हुई है ये n-1 है। इतना तो हमें समझ में आता है, पूरा n था उसमें से मैंने 1 ले लिया तो कितना बचा, n-1 बचा, यानी कि अब मेरे पास बोर्ड क्या हो गया, छोटा बोर्ड हो गया। तो अब मुझे सेम चीज़ अब किसके लिए चेक करनी है, n-1 के लिए चेक करनी है, नहीं करनी है। हमें क्या करना होता है, हमें पैटर्न ही, रिकर्जन में हमें बस पैटर्न ढूंढना है, उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में देखना है। तो हमारी प्रॉब्लम छोटी हुई, अब मेरे पास ये छोटा बोर्ड आ गया जिसकी क्या है, जिसकी विड्थ अब n-1 है और उसकी जो लेंथ थी वो तो सेम ही रहने वाली है, 2 ही रहने वाली है, लेकिन इसमें भी 2 वेज होने वाले हैं। कौन से वेज होने वाले हैं, 2 वेज। कैसे, ऐसे कि अभी हमारे पास जो चॉइस है वो 2 है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल के लिए क्यों, क्योंकि अगर अब मेरे पास ये जो बोर्ड है, सेम बोर्ड में बनाती हूँ यहाँ पर, ये मेरा n है, ठीक है, इतना मुझे समझ में आया, और ये मेरा 2 है, लेकिन इस बार मैंने जो अपनी टाइल डाली है वो इस बार मैंने टाइल्स अपनी वर्टिकल ना लेकर हॉरिजेंटल ली है, तो हॉरिजेंटल लूँगी तो ये यहाँ जाएगी और उसके साथ नीचे वाली एक 2 फिट हो रही होंगी, तो इसकी तो 1 थी, ये 1 थी यानी ये कवर हो गया, बट ये कितनी थी, 2 थी। तो जब मैंने n में से 2 को हटा दिया, यानी 2 ने स्पेस ले लिया, तो खाली स्पेस ये जो है वो कितने का बोर्ड बचा, वो यहाँ पर बचा n-2 का, यानी कि इस बार अब मुझे कितना ब्रेक करना है, अब मेरे पास जो है वो n-2 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, ये 2 ही है। तो यानी कि अब मेरी सब प्रॉब्लम 2 तरह से हो रही होगी, एक तो n-1 के लिए मुझे चलना है और एक मुझे n-2 के लिए चलना है, यानी कि अब मुझे 2 फंक्शन कॉल करने हैं, 2 बार कॉल करने हैं, और एक में वैल्यू मेरी -1 करके जाएगी और एक में वैल्यू मेरी -2 करके जाएगी। कब, जब वर्टिकल होगी तब उसके लिए ये, और जब हॉरिजेंटल होगा उसके लिए ये। तो मेरे पास 2 चॉइस है, तो सिंपल है, ये कहीं ना कहीं आपको फिबोनाची की तरह रिपीट हो रहा है, जैसे फैक्टोरियल में हम फिबोनाची में हम n-1 n-2 करके उसके आगे की 2 वैल्यू ले रहे थे, वही है, बस उसको अलग तरीके से शो पेश कराया था आपको, इसलिए आपको ऐसा कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो चलो इसका कोड करने का ट्राई करते हैं। अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करा सकती हूँ, मैं एक फंक्शन बना सकती हूँ, कोई भी फंक्शन का नेम देकर उसमें n-1 दूंगी उस वेज को, प्लस मेरा फिर उसी फंक्शन को कॉल करूँगी, और उसमें प्लस क्यों करानी, क्योंकि नंबर ऑफ वेज इसके अलग हैं और इसके अलग हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल डालने पे अलग है और वर्टिकल डालने पर अलग है, तो उनके n-2 से करूँगी, तो मैं उन दोनों का सम करूँगी, तब मेरे पास यहाँ पे रिटर्न में क्या आ रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज। मुझे वही तो जानने हैं, क्या जानने, काउंट द नंबर ऑफ वेज टाइल इन द बोर्ड, जो मेरे बोर्ड है उसमें कितने नंबर ऑफ वेज से मेरी टाइल्स फिट हो सकती हैं। तो इस तरह से हमें समझ में आया। तो अभी इसका कोड करके देखते। तो मैंने सिंपल यहाँ पर एक टाइलिंग नाम से फाइल बनाई और सिंपल अपना स्ट्रक्चर लिखा सीखा। यहाँ पर मैं एक नंबर क्या कराएंगे हम, मैंने कॉपी पेस्ट किया उसको, और मैं कराऊंगी एंटर अ नंबर, जहाँ मैं n ले रही होंगी, यानी कि अब मुझे उस n का फाइंड कराना है, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जो मेरी विड्थ है टाइल की वो। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे सिंपल एक फंक्शन बनाना है, मैं ऊपर लिखूँगी इंट और नाम दूँगी टाइलिंग बोर्ड, ठीक है, मुझे टाइल करना है बोर्ड को, तो उसमें मुझे क्या भेजना, इंट n भेजना होगा, जो मेरा n क्या होगा, एक उसकी विड्थ होगी। तो सपोज मैंने यहाँ पर नाम दे दिया विड्थ ही दे दिया, विड्थ शॉर्ट में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अभी मेरे पास यहाँ पर जो है, अभी मैंने बेस केस डिसाइड नहीं किया हमने बेस केस, बट हमने क्या डिसाइड किया कि हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है जो मेरा टाइलिंग फंक्शन है उसमें एक बार n-1 के लिए वेज लेने हैं, यानी कि मेरा 1 कब हो जाएगा, जब मेरी 1 का, अगर मेरी टाइल की जो विड्थ है वो 1 है और लेंथ है जो 2 है, तो अगर मैंने उसे वर्टिकली रखा विड्थ को, तो यानी कि वो मेरा जो नंबर, मेरे जो बोर्ड की विड्थ थी वो n थी, तो n-1 बची, तो एक n-1 के लिए वेज निकल जाएंगे। और प्लस मुझे सिमिलरली अगर मैंने उसे विड्थ को हॉरिजेंटली रखा
रखा, तो अभी उसकी लेंथ जो है वो विड्थ बन गई तो 2 हो गई, तो n में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचा, n-2। तो सेम फंक्शन को मैं कॉल करूँगी किसके लिए, n-2 के लिए। ठीक है, इतना मुझे रिटर्न में आया। अगर मैं बेस की बात करूँ, अगर बेस में हम यहाँ पर देखें तो मेरे बेस में क्या हमने अभी देखा था, बेस में क्या चीज़ें हमने चेक करी थी, अगर मेरे पास n = 1 है, क्या है 1 है, तो 1 में यानी कि मेरे पास जो n = 1 होगा तो ये मेरा बोर्ड हो गया 2n1। सेम मेरे पास टाइल भी है 2x1, तो उसके पास कितने वेज थे, ओनली 1 वे था फिट करने का, उसे हॉरिजेंटली नहीं डाल सकती। अगर सेम चीज़ मैंने n = क्या बोल दिया, 2 बोल दिया, तो 2 के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, या तो मैं इसको ऐसे वर्टिकली डाल सकती हूँ क्योंकि इसकी 1 विड्थ है और 2 इसकी लेंथ है, तो ऐसे प्रॉपर फिट होगा, या फिर मैं इसको हॉरिजेंटली भी डाल सकती हूँ। तो हॉरिजेंटली में उसकी जो लेंथ थी वो उसकी विड्थ बन जाएगी 2 एंड दिस 2, यानी दोनों टाइल फिक्स कर दी मैंने। तो यहाँ पर ये मेरी एक टाइल हो गई, एक टाइल हो गई हॉरिजेंटली के लिए, ये भी 2 × 2 में फिट हो रही है, और ये वर्टिकली में जा रही है तो ये भी फिट हो रही है। तो यानी कि n = 2 के लिए भी कितने वेज हो गए, 2 वेज हो गए। तो अगर मैं चाहूँ तो ये मैं 1 और 2 जो है मेरे बेस केस बन सकते हैं, यानी कि अगर किसी ने 1 एंटर किया उसकी लेंथ तो क्या हो जाएगा, 1 वे मिल जाए, 2 किया तो 2 हो जाए, यानी कि मैं रिटर्न n कर दूंगी। अगर 1 कर रहा होगा तो उसे 1 ही मिल जाएगा 1 वे, 2 कर रहा होगा तो 2 ही मिल जाएगा। अगर उससे कम होगा तो वहाँ पर वो स्टॉप कर दे। तो इसके लिए मुझे बेस कंडीशन समझ में आ गई कि 1 और 2 तक मुझे अपना फंक्शन कॉल करना है। अगर सपोज किसी ने 10 किया है तो 10 कब तक जाएगा, जब तक मेरे पास 2 या 1 ना मिल जाए, तब तक वो -1 और -2 के लिए 2 बार फंक्शन कॉल होती रहेगी। तो इतना बेस केस हमें समझ में आया। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने जो एरर दे रहा है वो मैं इसको n ही कर देती हूँ क्योंकि आपको समझाया था n-1। ठीक है, तो विड्थ -1 करके अब मैं यहाँ पर इसको बेस केस लिखूंगी। बेस केस में यानी क्या करना है, इफ़ मेरा जो n है वो मेरा n क्या होना चाहिए, n <= 2 हुआ सपोज, तो मेरा क्या करे, तो वो रिटर्न n कर दे। इतना सिंपल है, मैं इतना समझ सकती हूँ कि वो उसमें वेज में हो रहे होंगे। तो यहाँ पर अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मेरा बेस केस भी लिखा गया, बेस केस हो गया, मेरे पास रिटर्न कंडीशनल हो गई। मैं इसको और सिंपल तरीके से, अगर ये थोड़ा टिपिकल लगता है किसी को रिटर्न में, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हो टोटल वेज, एंड देन आप इस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे लिख सकते हो, टोटल वे को रिटर्न कर सकते हो। मैं डायरेक्ट एक लाइन स्किप करती हूँ, एक नया वेरिएबल बनाने की जगह उस फंक्शन को ही कॉल करके उसकी वैल्यू को डायरेक्ट रिटर्न कराती हूँ। तो अब नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम चीज़ लाइन लिखूंगी मैं, printf तो %d ways to tile the board। इतना मुझे समझ में आया। यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है वो आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगी, अपने फंक्शन जो मेरा टाइलिंग फंक्शन है उस फंक्शन को यहाँ से कॉल करूँगी और उसमें क्या भेजूँगी, अपना n जो यूज़र ने एंटर किया होगा। अब हम चेक करते हैं। ठीक है, मैंने रन किया और रन करने में मुझे एंटर नंबर पूछा। सबसे पहले हम 2 के लिए करेंगे, तो 2 अगर होगा तो मेरे 2 वेज आने चाहिए, या 2 वेज टू राइट द टू टाइल द बोर्ड, मुझे बोर्ड में टाइल्स फिट करने के लिए। अगर सपोज 3 है तो 3 के लिए क्या था, 3 के लिए 3 वेज थे सपोज, तो आंसर सही है। 4 के लिए क्या होने चाहिए, 4 के लिए 4 वेज नहीं होते, कॉन्जिक्यूटिव ऐसा कोइंसिडेंस नहीं है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 नहीं। अगर हो तो 4 के लिए 5 वेज होते, क्यों होते मैं बताती हूँ। तो 4 के लिए मेरे पास 4 किया तो मेरे पास कितने वेज आने चाहिए, 5 वेज आने चाहिए। कैसे आएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ, मेरे पास ये टाइल है, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या है, 4 है, ये 2 है, तो यानी कि मेरे पास 2 × 2 × 2, मैं इसको 4 टाइम्स डाल सकती हूँ अपनी टाइल को। ये 1 है ना यहाँ पे, तो 1 × 1, तो यानी कि मेरा वर्टिकल करने का, वर्टिकल अगर मैंने चारों कर लगा दी तो मेरे पास कितना, एक वे हो गया सिंपल। मेरे पास एक और फिर मैंने दूसरा वे मेरे पास क्या हो गया, मैंने अगर हॉरिजेंटल लगाई तो एक तो ये एंड सिमिलरली ये, तो इस तरह से फिट हुआ। क्यों, क्योंकि इसकी भी 2 है, ये जो विड्थ था ये 1 है, तो मेरे 2 और 4 कंप्लीट हुआ। 2 × 2, एक ये हो गया, दूसरा वे ये हो गया। मेरे 4 वेज हमारे आने वाले हैं, 5 वेज आएंगे। सेम चीज़ अगर मैंने एक वर्टिकल रखा, ठीक है, 2 को हॉरिजेंटल रखा, फिर एक वर्टिकल रखा, इस तरह से हो सकता है। या फिर 2 वर्टिकल पहले रखे, 2 हॉरिजेंटल पहले रखे, फिर 2 वर्टिकल बाद में रखे, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से मेरे जो वेज बनते हैं ना, वो मेरे कितने वेज बनने वाले हैं, 5 वेज बनने वाले हैं। एक इसी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि मैंने क्या किया, पहले 2 वर्टिकल करने के बाद यहाँ पर 2 वर्टिकल रखे एंड देन 2 हॉरिजेंटल रखे, आगे मेरे 5 वेज। तो 4 करने पर मेरे पास कितने आने चाहिए, 5 वेज आने चाहिए अपनी बोर्ड में टाइल को फिट करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस कहने के लिए टफ लगते हैं, ओ माय गॉड ये क्या दिया है, 2 × n एंड इस टाइल को कैसे फिट करेंगे। सिंपल तरीका है, उसको बस ब्रेक करते जाओ, ट्राई करो उस पूरी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में कैसे ब्रेक करना है, उसमें क्या चीज़ है जो पैटर्न हमें फॉलो करना है, जो हमें समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास n था और मैंने n में से 1 वाली टाइल डाल दी, तो ये जो बचा है n-1 बचा, तो इतना मुझे बार बार रिपीट करना है, बार बार n-1 के लिए करना है। कब तक करना है, जब तक मुझे लास्ट का मेरा बेस
केस ट्रू ना हो जाए। सेम चीज़ अगर टाइल को हॉरिजेंटल डाली है तो अलग होना होगा। तो इसको हम 3-4 तरीके से, मुझे बहुत मल्टीपल में चॉइस लिख सकती हूँ कि मेरा अगर ये हुआ वो हुआ, तो मैं बहुत सारे वेरिएबल मैंने डायरेक्ट क्या कराया, उस फंक्शन को कॉल किया, उन दोनों के वेज को सम कराया और रिटर्न करा दिया। तो ईजी लगा, हमें 2 लाइन में कंप्लीट हो गया है कोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमएनसी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका ये अमेजोन में आया, आई थिंक अमेजोन से निकाला था। तो इसमें ये जो है फ्रेंड्स पेयरिंग प्रॉब्लम है, यानी फ्रेंड्स का पेयर्स बनाना है। इसमें गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे हम। गिवन एन फ्रेंड्स, यानी कि हमारे पास फ्रेंड्स का काउंट नहीं पता हमें, एन फ्रेंड्स दिए हुए, ईच कैन ईदर रिमेन सिंगल और पेयर अप विद वन और अदर फ्रेंड, यानी कि वो किसी भी, या तो वो पेयर कर सकते हैं एक फ्रेंड के साथ, या फिर वो सिंगल रह सकते हैं। उनके पास 2 ही चॉइस है, यानी कि अगर हम किसी पार्टी में गए हो तो या तो आप अकेले खड़े हो रहे होंगे, या फिर आप किसी पेयर के साथ हो। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो आप अकेले घूमने जा रहे हो, फिर किसी एक के साथ जा रहे हो, इस तरह से पेयर। 3 लोग की बात नहीं की है यहाँ पे, किसकी बात की है, और लगाया, यानी कि या तो आप सिंगल घूमने जा रहे हो या फिर आप पेयर अप कर रहे हो किसी एक फ्रेंड के साथ। वो फ्रेंड किसी और के साथ नहीं कर सकता, इसलिए ट्रिपलिंग का सीन नहीं है, कंडीशन हमें पूरी पढ़नी होगी। देन हमें काउंट द टोटल नंबर ऑफ वेज दे कैन बी टुगेदर। तो अब उनकी पेयरिंग का और सिंगल रहने का जो हमें काउंट निकालना है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन है कहने को, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए हमने लिया भी है। अगर बिल्कुल सिमिलर होता तो मैं नहीं लेती। थोड़ा सा इसमें लॉजिक अलग से देखेंगे, बट जैसे हमने टाइलिंग का स्टार्ट किया वैसे हम करेंगे। अगर आपने मैथ्स वगैरह पढ़ी तो पीएनसी जैसा क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं बताने ही वाली हूँ। पीएनसी में भी ऐसा होता है कितनी बॉल्स इनमें क्या कॉम्बिनेशन करना है। तो अभी हमारे पास n फ्रेंड्स हैं, तो n फ्रेंड्स में सपोज मैंने n = 1 दिया, मेरे पास एक ही पर्सन है, एक ही फ्रेंड है, तो वो कैसे पेयर कर सकता है भाई। सिंगल है तो सिंगल ही, यानी कि उसका 1 ही वे है। कितना वे है, एक ही वे है, वो एक ही रहेगा, दूसरे के पास पेयर ही नहीं है उसके पास। n = 2 दिया, 2 हुआ, यानी कि मेरे पास a और b 2 फ्रेंड्स हैं, तो उनके क्या वे हो सकते हैं, या तो वो सिंगल सिंगल रहें या फिर वो दोनों पेयर करें। तो कितने वेज हो गए मेरे पास, 2 वेज हो गए। अगर मेरे 2 फ्रेंड्स हैं a और b, तो 2 ही हुआ ना, या तो वो अलग अलग जाएंगे या वो दोनों एक साथ जाएंगे, तो 2 वे हो गए मेरे पास। अगर मैंने सेम चीज़ n = 3 लिया, यानी कि मेरे पास a b c 3 फ्रेंड्स हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पीएनसी अगर जिसको आती है वो इजीली समझ जाता है, अदरवाइज आपको टेंशन नहीं है। a b c है तो या तो वो अलग अलग रहें, पहला वे, या फिर a b के साथ रहे, c अकेला रहे, ठीक है, या फिर a c के साथ रहे और b अकेला रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है b एंड c इनका पेयर हो रहा होगा और ए अकेला जा रहा होगा। तो हमारे पास कितने वेज आ गए, टोटल 4 वेज आ गए। इसके अलावा अगर हम कोशिश करेंगे कोई और वेज बनाए, ए बी सी अलग अलग है, इनका पेयर बना सकते हैं। तो ए ने बी के साथ बनाया, ए ने सी के साथ बनाया, तो सी एंड बी अकेले हुए हैं। एंड अगर बी की सी का पेयर बनाया तो ए अकेला है। तो इसके एन अगर 3 फ्रेंड्स हैं तो 4 वे हो सकते हैं उनके बाहर घूमने जाने के, किसी पार्टी में जाने के। इसी तरह से हम n = 4 करेंगे तो उनके अलग वेज हो रहे होंगे। तो इन वेज का हमें टोटल नंबर निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ तो जो हमें दिख रहा है, हमें सिंपल इतना तो दिख रहा है कि n = 1 पर 1 वे मिल रहा है और n = 2 होने पर हमें 2 वे मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई, हमारी बेस कंडीशन, है ना। हम हमेशा पहले सॉल्व इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक तो कहीं ना कहीं पैटर्न समझ में आ रहा हो और कहीं ना कहीं क्या समझ में आ रहा हो कि हमारी बेस कंडीशन मिल रही है। अगर मैं थोड़ी सी लॉजिक की बात करूँ कि और क्या हो सकता है, एक फ्रेंड होने पर मेरे पास अगर कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर चॉइस देखें, जैसे हमारे पास क्या थी, एक अलग चॉइस थी, एक हॉरिजेंटल वर्टिकल चॉइस थी ना हमारी। यहाँ पर भी हमारे पास चॉइस है, या तो वो सिंगल रह सकता है या फिर वो पेयर में रह सकता है। 2 ही चॉइस है, तो सिंगल रहेगा यानी कि 1, और पेयर का मतलब n-1। अब एक निकल गया तो बाकी कितने बचे, एक सिंगल है, बाकी n-1 बचे, तो पेयर हमारा n-1 के बीच में बन रहा होगा। हमारे पास 2 ही चॉइस होने वाली है। अगर हमारे पास कोई फ्रेंड्स है तो इतना हमें समझ में आया। अगर मैं और अच्छे से इसे सॉल्व करके बताऊँ, = 4 है। अभी ध्यान से देखना, मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, A B C D। आप ध्यान से देखना, हाँ, क्योंकि अभी हमें समझ में आ रहा होगा एक्चुअल में क्या रखना है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है टाइलिंग से। A B C है, दोनों अलग अलग सेपरेट हैं, एक वे हमारा ये हुआ 1 वे। अगर सपोज मैं पेयरिंग करती हूँ कि A B साथ में हो और C D अलग अलग हो, ठीक है, या फिर A C साथ में हो और B D अलग अलग हो, या फिर A D साथ में हो, पेयरिंग कर रहे हो, और फिर मेरे पास क्या हो, ऑप्शन में B और C अलग अलग हो, तो मेरे पास चॉइस है यहाँ पर। ये जो मेरा 1 निकल गया, ये मेरे पास 1 था, ये मेरे n-1 बचे हुए हैं, है ना। 1 यानी कि एक सिंगल सिंगल रहने का एक ही वे है हमारे पास कि वो सारे अलग हो। अब उसमें से कितने बचे हुए फ्रेंड्स में से n-1 के पास मेरे पास एक चूज़ करने का ऑप्शन है कि किसकी पेयरिंग करानी। तो चॉइस करना मतलब A और B की पेयरिंग कराई मैंने, A की B से कराई तो C और D सिंगल रह गए, A की C से कराई तो B D सिंगल रह गए, A की D से कराई तो B C सिंगल रह गए। सेम चीज़ अभी उसमें से मैंने कुछ और चूज़ किया, मैंने B चूज़ किया। अब B की मैंने किससे पेयरिंग कराई, C से करा दी। अगर B एंड C के मैंने पेयरिंग करा दी तो कौन सिंगल रह गए, A एंड D, है ना। और अगर सपोज मैंने B की किससे पेयरिंग करा दी, D से करा दी, तो अब कौन सिंगल रह गए, A एंड B।
मैं अभी सिर्फ एक पेयर की बात करूँ, हो सकता है 2 पेयर बनाए क्योंकि हम पेयर बना सकते हैं, अदरवाइज सी किसके साथ और पेयर कर सकते हैं, डी के साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास चूज़ करने का ऑप्शन है कि हम किसको ले रहे हैं, चॉइस है हमारे पास यहाँ पर कि n-1 में से हमको चॉइस लेंगे, देन हम उसका पेयर बना रहे होंगे। तो सी का रहा तो ए और बी सिंगल रह गए। तो ये मेरे पास कितने वेज आ गए, 6 वेज। किसका, जब हम एक पेयर बना रहे हैं बाकी 2 सिंगल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में पेयर बनाए और सी डी आपस में पेयर बनाए, या फिर ए सी आपस में पेयर बनाए, बी डी आपस में पेयर बनाए, या फिर ए डी आपस में पेयर बनाए और बी सी आपस में पेयर बनाए। तो ये कितने वेज हो गए, 3 वेज। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितने वेज हो गए, टोटल मेरे पास ये कितने वेज हो रहे हैं, 1 + 6 + 4 3, तो वे टोटल इज 10 वेज। 10 वेज है किस किस के लिए, ध्यान से देखना। जब मेरा n = 1 यानी कि 1 निकल जाए, फिर 1 जब निकल गया तो अब मेरे पास कितना है, n-1, और या फिर अब मेरे 2 पेयर निकाले, 2 लोग निकाले, n-2। इतना समझ में आया। 1 के लिए सिर्फ 1 वे निकलने वाला है और बाकी n-1 में से मेरे पास चॉइस है कि मुझे किसको लेना है एंड देन किसके पेयर करने हैं। और जब n-1 ले लिया तो n-1 के साथ मेरे n-2 पेयर्स बन रहे होंगे। चूज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, या तो सिंगल हो सकता है, यानी कि मेरे पास क्या हो सकती है चॉइस यहाँ पर कि एक तो सिंगल होगा 1, तो जैसे ही वो सिंगल होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, n-1। और अगर दूसरा बात उसने पेयर में क्या किया, पेयर बना रहे हैं यहाँ पर, यानी कि उसने पेयरिंग की है। जब पेयरिंग की है तो यानी कि पेयरिंग के पास भी मेरे पास ऑप्शन होगा कि किसकी पेयरिंग है। जो n-1 बच गए, जो सिंगल लोग मैंने निकाल दिया, एक एक पेयर, एक जो वे निकाल दिया जब सिंगल है, उसमें n-1 में भी मेरे पास ऑप्शन होगा कि n-1 में से मैं किसका ऑप्शन ले रही हूँ, किनका, जिसका मैं पेयरिंग कराना चाह रही हूँ। ए का पेयरिंग कराना चाह रही हूँ, बी का कराना चाह रही हूँ, सी का कराना चाह रही हूँ। एंड देन जब मैं पेयरिंग कराऊंगी किसी एक ऑप्शन को चूज करके तो दूसरा भी उसमें से निकलेगा। जब दूसरा निकलेगा तो यानी कि 2 लोग निकल गए, तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचे, n-2। तो यानी कि n-1 n-2 के साथ हमारा एक चॉइस ऑप्शन ये समझ में आ रहा है। अभी तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि एक तो इतना तो सबको क्लियर है कि एक वे था हमारा, जब सेपरेशन रहेंगे चाहे कितने भी नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, एक वे तो रहने वाला है सबके सेपरेशन, क्योंकि सब अलग अलग है। एक जब सब अलग अलग का एक वे निकल गया, यानी कि अब मेरे उस टोटल नंबर ऑफ n में से और कितने वेज बचे, n-1 में किसी को भी एक को पकड़ो और उसकी पेयरिंग कराओ किसी के भी साथ। तो ये मेरी चॉइस हो सकती है, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, ए बी सी कुछ भी हो सकता है ना। और रिपीट नहीं होगा कि ए बी का यहाँ पेयर बना तो यहाँ पर भी हम ए बी का पेयर बनाना है, यहाँ रिपीटिशन नहीं करना है ना, क्योंकि इन्होंने बोला ना ईच कैन ईदर रिमेन सिंगल और पेयर अप विद वन अदर फ्रेंड, है ना। ऐसा मल्टीपल टाइम्स हम सेम चीज़ नहीं कर सकते, हमको सब यूनिक पेयर्स बनाने हैं। तो n-1 मेरे चॉइस हो गई कि मैं किसका बनाऊंगी। जब मैं किसी एक को पिक करके किसी और के साथ पेयर बना रही हूँ तो मेरे 2 लोग गए, यानी कि अब मेरे पास कितने रिमेनिंग है, n-2। अब उनकी मैंने 2 अलग अलग करके पेयरिंग बनानी है। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक बेस केस तो मेरे पास बन गया। बेस केस किसके लिए बन गया, n = 1 के लिए और n = 2 के लिए, यानी 1 के लिए 1 मिलेगा, 2 के लिए 2 मिलेगा, खत्म हो गया। अभी मुझे रिटर्न में यहाँ पे क्या करना होगा, एक तो मुझे अपने सेम फंक्शन को, सपोज मैंने फंक्शन का नाम रख दिया पेयर, ठीक है, तो मैंने पेयर में मैंने सेम फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन पेयर करने के लिए उस फंक्शन में एक तो मुझे करना है n-1 के लिए, यानी कि 1 का तो सेम, n-1 में जब भेजूंगी तब टोटल प्लस करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर टाइलिंग के लिए प्लस किया था, ये अपना वेज देगा। सेम चीज़ मुझे ऐसे ही पेयर करना है n-2 के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरी मल्टीप्लाई होगी n-1 से। क्यों, क्योंकि जब वो पेयर कर रहा है, वो n-2 से पेयर कर रहा है, वो हमारे पास चॉइस होगी ना, कि चॉइस मतलब कि वो a हो सकता है, a किसी a ने लिया, उसमें से कोई पेयर कर रहा है, वो b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, जो भी हमारे फ्रेंड्स है। तो मेरे पास चॉइस क्या आ गई यहाँ पर, n-1। समझ में आया इतना। तो मैं यहाँ पर सिंपल अपना फंक्शन को कॉल करा रही हूँ, 2 बार कॉल करा रही हूँ, जैसे हमने x इंटू किया था ना, यहाँ पर हमारी चॉइस हो रही होगी, चॉइस में से हम अपने 2 पेयर्स बना रहे होंगे। ये वाला सिंपल है, ये हमारा जो सिंगल रहने वाले का है वो यहाँ पर से अपने नंबर ऑफ वेज दे देगा टोटल, प्लस हम करेंगे जो 2 का पेयर कर रहे होंगे, चूज़ करेंगे किसका किससे पेयर कराना है, देन हम चूज़ के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो रही होगी एंड हमारे n-2 को सेम हम वैल्यू फंक्शन को कॉल करेंगे n-2 के लिए। तो मैंने एक और फाइल बनाई यहाँ पर, सेम चीज़ मैंने टाइलिंग वाले को कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, इसका नेम चेंज करूँगी। मुझे क्या करना है, यहाँ पर वेज की जगह मैं बोल दूँगी सपोज फ्रेंड्स पेयरिंग, पूरा फ्रेंड्स पेयरिंग करेंगे और इसको मैंने जहाँ जहाँ इसका यूज़ किया है उसको मैं पेस्ट करा दूँगी, ठीक है।
और इसके अंदर की चीज़ें सेम ही होने वाली है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपके लिखने के लिए, ठीक है। क्या कि बेस केस में मुझे पता था कि अगर इफ़ मेरा जो n है, यानी कि n मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर मेरा n इक्वल टू 1 है, यानी कि एक ही इंसान है, एक ही फ्रेंड है, तो वो अकेले घूमने का ऑप्शन नहीं, उसके पास 1 है, यानी n इक्वल टू 1 है तब भी 1 मिले, जब n इक्वल टू 2 है तब भी 2 मिले, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ लेस देन इक्वल टू 2, या तो ये बोल सकती हूँ। अदरवाइज अगर 0 है तो उसके पास कितने वेज है, 0 वेज है, तो 0 भी रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए इक्वल टू 0 बोलती हूँ। अगर 0 फ्रेंड्स है तो भी मेरे पास कितने वेज होने चाहिए, तब 0 वेज हो गए घूमने के। तो यहाँ पर क्या करूँगी मैं, रिटर्न n, अगर मेरा n लेस देन इक्वल टू 2 और n है, ये मेरा बेस केस हो गया। मैं इसको अलग भी लिख सकती हूँ, आप चाहो तो इसमें और ऑपरेटर लगा कर सकते हो, वो सेम चीज़ है, वो 0 और 1 और 2 के लिए अलग अलग लगाना होगा। यहाँ पर समझ में आया। अदरवाइज अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, रिटर्न एक, जब सिंगल रहने की कंडीशन है, यानी कि मैं इसी फंक्शन को कॉल करूँगी फ्रेंड्स पेयरिंग, और इसमें मुझे क्या है, सिंगल रहना है, यानी कि सिंगल रहने का एक ही निकलेगा, तो n-1 बचा, तो उसे मैं n-1 के लिए कॉल करूँगी, प्लस तो ये मुझे n+1 1 पेयरिंग के लिए दे देगा। दूसरा, मेरे पास जो रिमेनिंग बचे हैं उनके में जब वन ऑफ दैम मैं उठाऊंगी, उनमें से कोई एक भी n-1 जो मेरे पास बचे थे, है ना, अभी मेरे पास n-1 बचे, अगर 1 पेयरिंग हुए, उनमें से कोई एक भी किनके साथ पेयरिंग करेगा, अब रेस्ट ऑफ दैम के लिए, यानी अगर वो किसी और के साथ जब n1 निकल गया, अब एक और 1 लिया जो पेयर कर रहा होगा, तो बाकी कौन बचे मेरे पास, कोई भी नंबर, जितने भी नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे उनमें कितने n-2, क्योंकि अब मेरे पेयर हो गया तो दो निकल गए मेरे पास, तो n-2, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, n-1 इंटू फ्रेंड्स पेयरिंग, वही फंक्शन कॉल किया n-2। ये क्या है, वो जो रिमेनिंग मेरा जब 1 पेयर बन गया, जो रिमेनिंग है उनमें से मैं किसी एनी वन ऑफ चॉइस को उठाऊंगी जो पेयर बना रहा होगा, पेयर बनाने के बाद वो मल्टीप्लाई जो बचे हुए पेयर वाले हैं उनके साथ होगा, तभी वो मुझे क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पेयरिंग एंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिंगल रिमेनिंग। उन दोनों का एडिशन से हमें क्या मिल रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ काउंट टू स्टे देयर इन द पार्टी, और बाहर जब भी आप घूमने जा रहे हो वगैरह वगैरह, तो उसके लिए। तो चलिए इसको रन करते हैं, इसको क्लीन करती हूँ पहले, एंड अब फिर से रन करते हैं। अब मैंने रन किया, एंटर अ नंबर, सपोज मेरे पास फ्रेंड्स हैं 4, तो अभी मैंने 4 वाला किया था, 4 में कितने वेज आए थे, 10 आए थे, तो 10 वेज टू टाइल द बोर्ड, यहाँ पर टाइल द बोर्ड ये सिंटेक्स हमने चेंज नहीं किया, 10 वेज टू पेयर द फ्रेंड्स, इतना, ठीक है। अगर सपोज मैंने अभी क्या किया, 3 किया, तो 3 फ्रेंड्स के लिए कितना आया था, 3 के लिए मेरे पास 4 वेज आए थे, ठीक है, कि या तो वो सिंगल रहेंगे एक वे, और 3 हमारा पेयर वाला भी आना था, सेम चीज़। तो हमारे वर्किंग चल रहा है हमारा, यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो n-1 है वो मेरे क्या है, हम इसमें से चूज़ कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम चूज़ अ वन, एनी वन ऑफ दैम, जो हमारा n-1 एक 1 वाला, तो हमारा स्टेटमेंट निकल गया जो है। और देन हमने अनपेयर्ड जो रिड्यूस, हमारे पास जो अनपेयर्ड थे उनको हमने रिड्यूस कर दिया, अनपेयर्ड मतलब 2 निकल गए, जो पेयर वाले निकल कर जो भी मेरे पास रिमेनिंग होंगे उसको मैंने वापस से कॉल किया, एंड देन वापस से उसमें से मेरे पास जो कंडीशन है, मेरा जो लॉजिक है वो चल रहा होगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक मेरा n की वैल्यू जो है वो 1 ना हो जाए, या फिर n की वैल्यू जो है वो 2 ना हो जाए, या फिर 0 ना हो जाए, यानी कि वो पेयर, वही बेस कंडीशन है मेरी, ठीक है, समझ में आया। अगर हम चाहें तो इसको हम सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको एक काम करते हैं, ड्राई रन करके समझते हैं। तो इसको ट्री ट्रैवर्स करके देखते हैं हम। जैसे सपोज मेरे पास मेरे फ्रेंड्स का काउंट हो गया 4, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, n=4 दिया। जैसे मेरे पास n=4 गया, यानी कि मैंने यहाँ पर इसको क्या पेयर किया, तो मेरे पास यहाँ पर कैसे वो ब्रेक करेगा, मेरा एक फंक्शन, सपोज मैंने फंक्शन का नाम दिया f, तो वो क्या करेगा, f ऑफ 4 - 1 विच इज़ 3, और किस में करेगा, 3 इंटू, यानी कि n-1, मेरा यहाँ पर n-1 कितना होगा, n-1 विच इज़ 3, तो यहाँ पर मैं n-1 ही लिख रही हूँ, इंटू f ऑफ 4 - 2, यानी n-2 था, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2। सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इसको फिर से ब्रेक करना है, किसमें, f n-1 विच इज़ 2, और यहाँ पर f की जगह n-1 2 विच इज़ 2 इंटू, मेरा 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मेरा फंक्शन क्या था, f ऑफ n-1 इंटू n-1 इंटू एफ ऑफ n, ये प्लस है, ठीक है, n-2, तो यहाँ पर n-2 यानी 3 - 2 विच इज़ f ऑफ 1। अगर मैं देखूँ तो मुझे पता था कि अगर मेरे पास n का साइज़ = 0 है,
मेरा n इक्वल टू 0 है, 1 है या 2 है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, सेम रिटर्न करना है, क्या n। यानी कि यहाँ पर मेरे पास सिंपल वैल्यू मिल गई, मुझे कितनी मिल गई 2, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 1, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 2। तो ये मुझे क्या देगा, यहाँ पर मुझे प्लस करना है इनके बीच में, इनके बीच में क्या है मेरे पास प्लस है, ये सिमिलर तरीके से चल रहा है। तो 2 + 1 3, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 3। यहाँ पर f ऑफ 2 कितना था 2, तो 2 यानी 3 × 2 इज 6। तो ऊपर जाकर मेरा इनका 3 + 6 टोटल नंबर ऑफ वेज 4 पे कितने आ गए 10 वेज, जो कि हमारा साइज सही है। यानी कि अगर मेरे पास n फ्रेंड्स हैं तो कितने आएंगे 10 वेज आ रहे होंगे। तो यानी कि अभी मेरे पास ये क्या था, ट्री रिकर्जन था, जो हमने एक ही फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मल्टीपल टाइम कॉल किया है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्री रिकर्जन, जिसमें हम बोलते हैं ना यूलर ट्री ग्राफ फॉलो कर रहा होता है कि हमें लेफ्ट से लेकर ट्रू चलना है एंड देन हमें उसे राइट में जाके सॉल्व करना होता है। तो वही हमने करा, तो हमारे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज निकल गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास चॉइस थी, जो हमारे अनपेयर्ड जो भी हमारे पास बचे रिमेनिंग है उनमें से कोई चूज़ करके अनपेयर्ड के साथ उसको रिडक्शन करके फिर से कॉल करना है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी स्टेयरकेस एल्गोरिदम पे डिपेंड है, जो हमने ऊपर से करी। एल्गोरिदम्स होती हैं अलग अलग, स्टेयरकेस होती है, मेज़ पाथ एंड हनोई वगैरह भी, सब हमने इसमें कुछ एक वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए। अगर ऐसा रहेगा तो हम अलग से वीडियोस बना रहे होंगे, अगर आपको कमेंट में चाहिए होगा। देन हम अदर से प्रॉब्लम जो हमारी सीरीज़ चली इंटरव्यू क्वेश्चंस की, उसमें भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर मैं स्टेयर पाथ की बात करूँ तो स्टेयर पाथ क्या है, आपने स्टेयरकेस जानते हैं, आप स्टेयर्स होते हैं हमारे घर में, सबके घर में होते हैं स्टेयरकेस, तो उस पर डिपेंडेड क्वेश्चन है हमारा। यू आर स्टैंडिंग एट द जीरोथ स्टेप मतलब ग्राउंड पे आप खड़े हो, वांट टू रीच द nth स्टेयर यानी कि जो हमारी सबसे लास्ट स्टेयर हो सकती है, जिसका n में कोई भी साइज हो सकता है, 3 स्टेयर 2 स्टेयर समथिंग, वहाँ पर आपको पहुँचना है। एंड यू कैन क्लाइम, आपको क्लाइम करना है 1 और 2 स्टेप एट अ टाइम। आप या तो एक स्टेप चढ़ रहे होंगे या फिर आप ज़्यादा नटखट है तो आपको 2 स्टेप चढ़ने की भी परमिशन दी हुई है कि आप एक स्टेप चढ़ सकते हो एक बार में, या फिर जंप करके डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे भी जा सकते हो, जो हम लोग हमेशा बचपन में करते हैं और अब भी करते हैं कई बार। बट अब उससे ज़्यादा नहीं, 3 का स्टेप की यहाँ पे परमिशन नहीं दी है, तो यानी कि हमें सिर्फ 2 ही करना है। और काउंट द टोटल वेज टू रीच द टॉप। सिंपल तरीके से मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर ये हमारे पास अच्छे से बनाना होगा मुझे, ये मेरे पास स्टेयर है, ठीक है, मैंने 4 बनाई है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, यू आर हेयर। अब 1 2 3 4 मेरे पास ये 4 है, यानी कि यहाँ पर मैंने n इक्वल टू 4 लिया है। अभी n इक्वल टू कितना भी हो सकता है, अभी मैं 4 के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं कितने स्टेप्स ले सकती हूँ, यहाँ पर मैं 1 ले सकती हूँ या फिर 2, यानी कि मैं 2 क्लाइम कर सकती हूँ फिर 1 क्लाइम कर सकती हूँ। तो कितने वेज हो सकते हैं, एक वे तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि मैंने डायरेक्ट क्या किया 1 2 3 4 मैं एक एक स्टेप करके चढ़ी, एक वे तो ये हो गया मेरा सिंगल स्टेप लेकर लेने का। या फिर मेरा ऐसा भी हो सकता है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 एंड देन 2, यानी 2 स्टेप डायरेक्ट एक साथ सिर्फ 2 चढ़ी, तो यानी कि दूसरा वे ये हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप मेरा क्या हो सकता है कि मैंने 2 तो एक साथ जम के बाद में मैंने एक चढ़ी, थर्ड स्टेप ये हुआ। या फिर मैंने एक स्टेप यहाँ पर चढ़ी एंड मैंने 2 स्टेप यहाँ पर ले लिया, ये भी हो सकता है चौथा स्टेप। या फिर ऐसा हो सकता है पहले मैंने 1 स्टेप पढ़ा फिर 2 चले फिर मैं नहीं चले, यानी 5 स्टेप। तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्या, कैसे, मैं फिर से बताती हूँ कि एक तो हमने क्या किया 1 1 1 1 1 1 स्टेप लिया, या फिर हमारे पास ऐसा हो सकता है कि मैंने इसमें 2 स्टेप लिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसमें 2 एंड देन 1 1 लिए, तीसरा स्टेप ये हो गया। चौथा मेरा क्या हो सकता है यहाँ पर कि मैंने पहले 1 1 लिया एंड देन 2 लिया, फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है, मैं वाइट में करूँगी यहाँ पर। फिफ्थ स्टेप मेरे पास ये हो सकता है कि मैंने 1 पहले चला फिर 2 चले फिर मैंने 1 चले, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास 5। अगर मेरे पास 4 स्टेप है, मैं और कैसे देख सकती हूँ सिंपल तरीके से, ये भी PNC जैसा है कि मैंने एक 1 1 1 1 एक 4 स्टेप्स चले, या फिर मैंने 1 1 लास्ट में 2 चला, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने 1 चला 2 देन 1 चला, या फिर पहले 2 किया और देन 1 किया। इसके अलावा मेरे कोई और स्टेप्स हो सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 और 2 साथ में ये चले, एक और स्टेप कौन सा हो गया कि मैंने दोनों ही 2 2 चल दिए, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए 5 वेज हो गए। कहाँ पर पहुँचने के, मेरे nth यानी कि 4th पर पहुँचने के। तो इसमें ही मुझे चेक करना है। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ ना कि अगर पर्सन लास्ट स्टेप पे है, सपोज वो यहाँ पर है, ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरा जो पर्सन है ये जो आप हो, इट्स यू, ठीक है। तो आप अगर लास्ट में हो तो यहाँ पर अगर यहाँ पर पहुँचे तो आपके पास कितने स्टेप है, सिर्फ एक ही स्टेप होगा चलने का। या फिर आप यहाँ पर हैं तो कितने स्टेप है, 1 और 1 2, ठीक है, यानी कि जितनी स्टेज कम है उतने स्टेप्स कम पड़ रहे हैं, इतना मतलब कम मिल रहे हैं हमको चढ़ने के। तो यहाँ पे हमें बेस कंडीशन हमें मिल सकती है कि अगर मेरे पास, सबसे पहले हम बेस की बात करें, अगर मेरे पास स्टेयर ये है, यानी कि अगर मेरे पास जो n है, n इक्वल टू क्या है, जस्ट 2 है, आप यहाँ पर हो तो, और आपके पास 2 ही क्लाइम करने का ऑप्शन है, तो या तो आपने पूरे 2 के साथ एक साथ जंप किया,
ठीक है। 2 होने पर या तो आपने सीधा 2 चला या फिर 1 1 चला, ठीक है। 2 ही वेज हो सकते हैं। तो n इक्वल टू 2 पे आपको क्या रिटर्न करना है, 2 रिटर्न करना है। इतना समझ में आया। सपोज आपके पास सिर्फ एक ही वे है, सिर्फ आपके पास एक ही स्टेयर है, और एक ही स्टेयर होने की वजह से आप क्या करोगे, एक स्टेयर होने पर तो आप एक ही तरह से चल सकते हो ना, सिर्फ यहाँ पर 1 होगा तो 1 ही चलोगे। और अगर 0 है, अगर आप ग्राउंड पे हो तो ग्राउंड पे कोई स्टेप ही नहीं है, तो यानी कि ये भी 1 में काउंटर हो, यानी 0 है तो 0 स्टेप ले रहे होंगे। तो यानी कि आप बोल सकते हो बेस केस लेस देन इक्वल टू 2 होने पर आपको रिटर्न क्या करा दे, n रिटर्न करा दे। तो मेरे पास सेम चीज़ मिल गई, सेम चीज़ मिल गई। और अगर मेरा n इक्वल टू 0 है तो देन मुझे 1 रिटर्न करा रहा हो, क्योंकि अगर मेरे पास स्टेयर, यहाँ मैं ग्राउंड पे ही हूँ और वहाँ पर एक ही स्टेयर, तो मेरा 1 स्टेप हो रहा हो। इतना मुझे बेस केस समझ में आ गया। तो बेस केस तो मुझे अभी निकल के आया। अब मुझे अपना रिकर्सिव केस चेक करना है। क्या केस कर चेक करना है, रिकर्सिव। तो रिकर्सिव के लिए मुझे क्या समझ में ज़रूरी है, ये समझ में ज़रूरी है कि रिकर्सिवली काम क्या करता है, बड़ी चीज़ों को छोटे में करता है। तो इसको ट्राई करो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं और छोटे में। मेरे पास यहाँ 5 वेज निकल के आ रहे हैं। अगर मैंने एक स्टेप चल दिया, क्या करा मैंने, एक स्टेप किया मैंने, कि मैं यहाँ पर 1 स्टेप चल चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास कितने बचे, 1 स्टेप था, ये निकल गया। तो अब मेरे पास यहाँ पर कितने बचे, n-1 में बचे, यानी कि अब मुझे n-1 पोजीशन पे पहुँचना है। सेम चीज़ अगर मैंने यहाँ पर 1 की जगह 2 चला होता तो ये मेरे पास कितना बचता, n-2 बचता, है ना। तो n-1 का जितने टू वेज मिलेंगे वही हमारे n-2 के लिए अलग मिल रहे होंगे। और इन दोनों का अगर मैं सम करा दूँगी तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। जैसे हम जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब आपस में सिमिलर ही है। क्या करना है हमको, उसमें ट्राई करना है कि हमें कैसी वैल्यू रिकर्सिव कॉल में सेंड करनी है। अगर हमने एक स्टेप चला, यानी कि मेरे पास 4 स्टेप्स थे, अगर मैं बात करूँ, इसको क्लीन करते हैं। मेरे पास क्या थे, 4 स्टेप थे, लेकिन मैं एक स्टेप चल चुकी हूँ। एक स्टेप चलने के बाद मैं कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, आप यहाँ आ गए, ठीक है, इट्स यू। अब आपके पास क्या बचा, एक स्टेप होने की वजह से अभी पूरा ये टोटल नंबर ऑफ n था, हमारे पास n है। तो अब ये कितना बचा, यहाँ पर से यहाँ तक का, अब ये मेरा बचा n-1, यानी कि अब मुझे n-1 के लिए अपने उस फंक्शन को कॉल करना है। सपोज यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ ना जाकर आप कहाँ जाते, आप डायरेक्ट यहाँ पर गए, देयर इज़ यू। तो अभी ये n था, लेकिन 2 चलने की वजह से अब ये यहाँ पर कितना बचा, ये जो मेरा यहाँ पर रिमेनिंग बचा ये n-3 बचा। अभी मैंने n को काउंट ही नहीं दिया, सपोज मेरा nth है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है n की पोजीशन। तो अभी जो पूरा रिमेनिंग बचा वो n-3 बचा, n-2 बचा, क्योंकि 2 स्टेप चले। अभी n-3 क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्लाइम करने का ऑप्शन 1 और 2 है। अगर 3 भी होता तो हम क्या करते, एक और 3 स्टेप चलते और वापस में उसको किसके लिए कॉल करते, n-3 के लिए कॉल करते। अगर यही क्वेश्चन आपको ये बोल दे यू कैन क्लाइम 1, 2 और 3, कोई बहुत ज़्यादा होशियार है, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल फिट है, तो वो डायरेक्टली 3 स्टेप एक साथ जंप कर रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सेम फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हो कि आपके पास ये स्टेयर है, ठीक है, मेरी जो स्टेयर है वो बहुत n तक कहीं भी जा रही है। आपने अगर 1 स्टेप चला है, अगर आप एक स्टेप चल चुके हो तो आप वापस से दूसरी बार उस फंक्शन को कॉल दोगे n-1 के लिए। अगर आपने सपोज 2 स्टेप चल दिए तो वापस से उस कॉल को यहाँ से यहाँ तक के लिए दोगे n-2 के लिए। और 3 का भी ऑप्शन दिया है आपको, और आपने यहाँ से डायरेक्ट 3 चल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का, तो आप यहाँ से फिर यहाँ तक के लिए आप कितना दोगे, n-3 के लिए कॉल। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर रिटर्न कराना है, क्या कराना है, जो भी मेरा फंक्शन होगा, सपोज स्टेयर नाम से मैंने फंक्शन बनाया, स्टेयर पाथ, तो मैं क्या कराऊंगी, स्टेयर पाथ n-1 वैल्यू सेंड करूंगी रिड्यूस करके, प्लस स्टेयर पाथ सेम फंक्शन कॉल करूंगी और इस बार क्या सेंड करूंगी, n-2। अगर 3 और स्टेप दिया होगा तो मैं प्लस करके स्टेयर n-3 करूंगी। तो आप देखो साथ में आपने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया जहाँ पर 3 स्टेप को भी बोला है। क्या करना है, बस अपने प्रॉब्लम जो हमारे जो स्टेटमेंट होता है ना, लॉजिक होता है, उसको रिड्यूस करते जाना होता है 1 by 1। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है अगर एक स्टेप चल देगा तो अब उसके पास कितना काम करने को बाकी है, n-1 स्टेप और चलने को बाकी है। अगर उसने 2 चल दिया तो उसके पास कितना और n-2 चलने को बाकी है। तो उसको बार बार देते रहेंगे कब तक, जब तक मेरा n की वैल्यू 1 या 2 ना हो जाए। 1 या 2 होगा तो वो रिटर्न क्या करेगी, 1 और 2 ही करेगी। हमने बेस केस में समझ लिया। अगर मेरे पास 2 ही स्टेयर्स हैं और आप यहाँ पर हो तो या तो आप क्या कर सकते हो, अगर 2 स्टेयर हैं तो आप 2 में या तो डायरेक्ट ऊपर जा सकते हो एज अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन कि हम एक क्लाइम कर सकते हैं 2। अगर आपने डायरेक्ट सेकेंड वाली स्टेप पे क्लाइम किया है, एक तो ये वे होगा, या फिर आप 1 by 1 समझदार हैं और एक एक करके जाएंगे कि पापा डांट ना दे, तो आपने क्या करा, एक स्टेप पे जाकर चढ़े, तो अब आपके पास ये दूसरा वे हुआ। तो n=2 के लिए आपके पास 2 वेज आए और सिर्फ एक ही स्टेयर है और आप यहाँ पर हो तो आपके पास सिर्फ एक ही बचता। तो n=1 के लिए भी आपके पास 1 वे है। तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई। तो चलिए अब इसका कोड करते हैं।
तो मैंने सेम अपना ये जो टाइलिंग वाला था उसको कॉपी पेस्ट किया, एक और फाइल बनाई स्टेयरकेस नाम की। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फंक्शन का नाम बदल दूँगी। फंक्शन का नाम मैं रखूँगी स्टेयर पाथ रखते हैं हम, ठीक है, स्टेयर पाथ। और उसी फंक्शन को मैंने नीचे से कॉल किया अपने मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एन डाल दिया, तो मैं बोल दूँगी द वे टू क्लाइंब द स्टेयरकेस, ठीक है। जो मेरी स्टेयरकेस है, जो मेरी स्टेयर है डायरेक्ट, उसको मैं क्लाइंब कर रही हूँ कितने नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ से कॉलिंग ऊपर जाएगा, इतना मुझे पता है कि n इज़ लेस देन इक्वल टू होगा, तो रिटर्न n कराना सेम चीज़ है। और सेम चीज़ मुझे यहाँ पर ही क्या कराना है, स्टेयरकेस को कॉपी एंड पेस्ट। अभी मैं किसके लिए करा रही हूँ, जब मेरे पास स्टेटमेंट, जो मेरे पास मैं 2 या फिर 3 ही स्टेप चढ़ सकती हूँ। मैं +3 भी कर रही होंगी जब मेरे पास 3 स्टेप चढ़ने के एक साथ आज़ादी होगी, कि हमको ये बोला जाए कि आप 3 स्टेयर्स को एक साथ जंप करके जा सकते हो। तो अगर देखेंगे तो इसका आंसर सेम ही आ रहा होगा, जैसे कि हमने टाइलिंग वाला किया था। मैंने सपोज आंसर दिया कि मेरे पास 4 है, और 4 में मेरे पास कितने आए थे, 5 वेज आए थे। तो 5 वेज टू क्लाइंब द स्टेयर। सपोज मेरे पास n इक्वल टू 4 ही है, क्या है, 4 है, ठीक है। अभी मेरे पास 4 है, यानी कि अब मेरे पास, आप यहाँ पर हो वापस से, और 4 स्टेयर्स हो गया, यानी n इक्वल टू 4 हो गए। और अब आपके पास ऑप्शन क्या है, क्लाइंब, यू कैन क्लाइंब 1, 2 और 3। तो अब आप कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, अब मैं क्या बताऊँ, 1 1 1 1, ठीक है। चारों पे एक एक बार चल सकते हो आप, या फिर आप कर सकते हो 2 and 2, 2 स्टेप चल सकते हो आप, ठीक है। या फिर 1 2 1 1 1 2 2 1 1, इतना तो हमें समझ में आया था। 5 थे। अब 3 के लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से आपको बोला कि आप डायरेक्ट 3 पे जंप करो देन 1 करो। एक वे ये हो गया, यानी कि 3, 1, या फिर 1, 3, कि आपने क्या किया, एक सीधा 1 पे गए देन 3 से हमने जंप किया, ये हो सकता है। या फिर आप ऐसा भी चल सकते हो, क्या 1 3 and 1, नहीं। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 वेज और एक्स्ट्रा हो गए, तो मेरे पास टोटल कितने वेज हो गए, 7 वेज। तो अगर मैं अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी तो क्या कर रही होंगी, अब मुझे ऐसा ही करना है। अगर मैं अभी सपोज मेरे लिए 4 के लिए कितना निकल के आया, 5 वेज निकल के आया है, ठीक। अभी मैंने यहीं पर सेम चीज़ क्या करनी है, मैंने आपको बताया अगर 3 केस है तो सेम चीज़ मुझे क्या, अगर 3 केस पे जाएगा तो बाकी बचा हुआ कितना है, n बचा है, n में से 3 केस में चल चुकी है, तो n-3 के लिए करना है। तो मैं वही करूँगी, स्टेयर पाथ, और इसमें क्या पास करा दूँगी, n-3, सिंपल। और अब इसको रन करके देखेंगे हम। और अब अगर मेरी स्टेयर्स 4 हैं तो अब मेरे कितने वेज आने चाहिए, 6 आए। क्यों भाई, हमारे 6 वेज क्यों आए हैं, हमने 7 काउंट किए थे ना, 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, लेट्स सी, आपने क्या किया, एक स्टेप चढ़े देन डायरेक्ट 1 2 3 पे गए, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से 3 पे चढ़े देन 1 पे गए, तो ये 2 वेज तो होने ही है। और अदरवाइज आप 2 भी चल सकते हो, तो 1 and 2, यानी कि हमारे वेज तो 7 ही आने चाहिए। तो हमने मिस्टेक कहाँ की, हमने यहाँ मिस्टेक की है। देखिए यहाँ पर 6 वेज क्लाइंब टू ट्री, क्यों, क्योंकि हमने ये तो चेंज कर दिया ये रिटर्न, बट हमने बेस केस चेंज नहीं किया। अगर मैं बेस केस की बात करूँ यहाँ पर, पहले तो हमारा n इक्वल टू 0 होगा, अगर सपोज हमने जो हैंडल नहीं किया था वो भी करना चाहिए। अगर आप ग्राउंड पे हो तो ग्राउंड पे रहने के भी आपका एक वे होता है, यानी कि यहाँ पर भी 1 वे काउंट हो रहा होगा। इट्स नॉट लाइक कि 0 है तो ग्राउंड पे रहने का, ग्राउंड पे क्लाइंब करने का भी एक 1 वे है। n इक्वल टू 1 होगा, यानी कि आपके पास अगर एक ही स्टेयर है तो आपके पास चढ़ने का भी एक ही वे होगा, कि आप एक ही चढ़ सकते हो, चाहे आपको क्लाइंब करने की ऑप्शन 2 मिली। तो यहाँ पर भी 2 वेज, यहाँ पर भी आपके पास 1 वे हुआ अगर आपके पास बन रहा। अगर n इक्वल टू 2 है तो आपके पास 2 वेज हो गए। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर हो, या तो आप डायरेक्ट 2 करके जंप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 1 by 1 करके जा सकते हो। तो कितने हो गए, 2 वेज हो गए। ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये 2 हुआ। लेकिन अगर n इक्वल टू 3 है तो इसको भी हैंडल करना है हमें। n इक्वल टू 3 है यहाँ पर, यानी कि ये और 3 स्टेयर जा रहा है, और आप यहाँ पर हो, तो या तो आप सिंगल जाओगे, ठीक है, या फिर आप एक बार डबल एंड एक बार 1, यानी कि क्या कर सकते हैं हम, 1 1 1, या फिर 1 and 2, या फिर 2 and 1, या फिर डायरेक्टली एक और होगा 3। तो कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। तो आपको यहाँ पर ये भी हैंडल करना होगा, लेकिन वो क्या करता रहेगा, एक डायरेक्टली, अदरवाइज वो -1 करके जाता रहेगा और काउंट कम करेगा, जो एक एक्स्ट्रा 1 करना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना बेस केस सही करना है। तो अपने बेस केस में हम क्या करेंगे, n इज़ लेस देन में सिंपल मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरा n इक्वल टू 0 है, या फिर मेरा n इक्वल टू 1 है, तो क्या रिटर्न करे, 1 रिटर्न करे, तब 1 वे है ना, तब 1 वे। अगर इफ़ मेरा n इक्वल टू कितना है, 2 है, तो क्या रिटर्न करे, वो रिटर्न कर दे मेरा 2, सिंपल, यानी कि मेरा रिटर्न n करे, n वेज करे। बट अगर इफ़ मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा n इक्वल टू 3 है, तो 3 मेरा रिटर्न करना चाहिए 4 को।
समझ में आया? इतना हम बेस केस में समझ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा बेस केस में क्या है, जब 3 होगा तो 4 रिटर्न कर रहा होगा। अब मैं इसको रन करके देखूंगी और नाउ आई विल बी लाइक कि मेरे पास 4 स्टेयर्स है, तो मेरा आंसर आया 7 वेज टू क्लाइंब द स्टेयर। इस तरह से तो हमने यहाँ पर क्या किया, रिकर्जन की क्वेश्चंस को ट्राई किए जो फेमस क्वेश्चन थे। हमने स्टेयर पाथ को देखा, हमने फ्रेंड्स पेयरिंग के बारे में भी समझा, हमने टाइलिंग भी समझा, हमने पावर ऑफ फंक्शन जो था हमारा x की पावर n को हमने ऑप्टिमाइज वे में भी जानने की कोशिश की, और नॉर्मल हमारा जो रिकर्जन है उसके थ्रू भी जाना। हमने आइटरेशन और रिकर्सिव के बीच में कैसे हमें कब क्या चूज़ करना चाहिए वो भी समझा। इनडायरेक्ट रिकर्जन हम कैसे करते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कैसे कॉल करना है, फिर उसी फंक्शन के अंदर हमने प्रीवियस फंक्शन को कॉल कैसे करना है, वो सब हमने समझा, ड्राई रन के थ्रू समझा। आप इसको बार बार देखो, खुद से ड्राई रन करने का ट्राई करो। आप इन्हीं क्वेश्चन को अलग अलग तरह से कर सकते हो। इस बार आपके टाइल का साइज सपोज 2x1 था, इस बार आप ना 3x1 ले लो, उसको चेंज करके देखो कि आपका कैसे आ रहा है आंसर। इस हिसाब से आपका रिकर्जन पे कंट्रोल बन रहा होगा, आपकी हैंड्स ऑन कमांड बन पाएगी। क्योंकि जब तक रिकर्जन अच्छे से नहीं आ रहा, आप आगे जा रहे होंगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। आपको आगे चल के डीएसए जैसे क्वेश्चंस करने हैं, तो वो कोडिंग करने के लिए रिकर्जन आना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेसफुल फॉलो।